ठीक है। चलिए, सो लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था, जस्ट ए क्विक रिकैप। पहले हिस्टोरिकल लिंक्स, ठीक है ना। उसके बाद कल्चरल लिंक्स क्या थे, बुद्धिज्म और हिंदुज़म, फाइव। उसके बाद फिर पी टू पी कनेक्शन, फाइन। फिर हमने देखे थे कुछ इश्यूज देखे थे, फिर इश्यूज देखे थे, इश्यूज में हम लोग डिस्कस करते मधेशी का इशू, फाइन। सो मधेशी और पहाड़ीज में जो इश्यूज चल रहा था क्या था, क्विक रिकैप। हाँ, प्रो चाइना बेसिकली, फाइन, कहा जाए लेट मेंटम, सो विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम दैट, फाइन फाइन। सो क्या होता है एक्चुअली, 2015 में इसी के कारण इंडिया क्या करती है, एक ब्लॉकेट करती है, किसका, नेपाल का। उसके कारण नेपाल काफ़ी परेशान हो जाता है। ब्लॉकेट का रीज़न था उनका कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ था फॉर द 67th टाइम। वी विल सी कि कितने टाइम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में किया है, उसके बाद हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो भी ऑनलाइन है उनको वेरी गुड आफ्टरनून, एंड सो वी आर स्टडिंग अबाउट दिस इंडिया नेपाल रिलेशन, फाइन। सो अभी क्या होता है कि हमने देखा था 2015 में ऑलमोस्ट फॉर द 6 month देर वॉज a blockade in Nepal, fine. और नेपाल called it an undeclared blockade by India. It systematically raised the anti-Indian nationalism sentiment, fine, and it tried to cozy up to China and use it an alternative source of the supplies. So हमने ये देख लिया, कल भी हमने देखा था, जस्ट टू पिक द थ्रेड। और ये पिक्चर बहुत अच्छे से शो करती है कि कैसे एक बड़ा कंट्री लाइक इंडिया can strangulate a छोटा country like Nepal, and fine, it is quite capable of because of the Nepal's dependency upon the India for each and every purposes, fine. चलिए, ऑल्सो कुछ लास्ट कुछ ईयर्स में नेपाल में काफ़ी इनरोड कर गई है चाइना बिकॉज ऑफ इंडियाज पैरोकियल पॉलिसीज फर्स्ट, प्लस इंडिया ने थोड़ा सा सोचा नहीं कि नेपाल कैन प्ले दिस चाइना कार्ड इजली, और इसका रिजल्ट ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे और नेपाल के बीच में दूरी काफ़ी बढ़ जाती है। तो यू कैन सी दिस इन्फोग्राफिक्स एज वेल, इसमें आपको काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है कि हाउ दीज थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे आफ्टर 2015, ओनली बिकॉज इंडिया ने थोड़ा सा मसल फ्लैक्सिंग ज़्यादा कर दिया है नेपाल, फाइन। बट जो इम्पॉर्टेंट है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल डिस्कस इज द कॉन्स्टिट्यूशन का इशू। कॉन्स्टिट्यूशन के इशू से पहले एक बार ये देख लेना, बिग ब्रदर सिंड्रोम, इट्स वेरी ब्यूटीफुली रिटन एंड एक्सप्लेन्ड थिंग दैट एक्चुअली शोज कि नेपाल में क्या क्या इशूज है, हाउ नेपाल सीज इंडिया, एंड यू कैन कोट इज इट वाइल राइटिंग एन आंसर एज वेल। तो क्या लिखा हुआ है, द इंडियन एलिफेंट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म itself into a mouse, fine, इन्होंने लिखा हुआ है। if South Asia is to get itself out of the crippling binds of conflicts and cleavages, the six will have to accept the being of the seventh, फाइन। तो बोल रहे हैं 6 को साथ में, जो सार्क के सातों हैं उसमें से एक इंडिया का एक्सेप्टेंस, इंडिया का जो इकोनॉमिक मैमथ है, इकोनॉमिक इंडिया का जो जोग्राफिकल साइज है, या इसका डिप्लोमेटिक जो क्लाउड है, उसको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा उन लोगों को, दैट इज द थिंग, फाइन। And the seventh, that is India, will have to prove to the sixth that big can indeed be beautiful. So, बहुत अच्छे से लिखा हुआ, you can quote all these words, और ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर दिए चीज़ों को। The elephant may have to go about raising its trunk in salute to each of the six, but the gaze of the six is fixed not on the elephant's trunk but on its gigantic feet. It's a satire actually. सो ये कह रहे हैं कि इंडिया को जहाँ पे कहीं ना कहीं एमनिस्टी देनी चाहिए, कहीं ना कहीं हेल्प करनी चाहिए, एट द सेम टाइम जो आपकी छोटी कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं फील करते हैं दे कैन बी क्रस्ड बाय इंडियाज बिग साइज, दैट इज द इंडियाज फीट, फाइन। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली रिटन, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इनको इनकॉर्पोरेट किया। इट एक्चुअली शोज द कंडीशन ऑफ इंडिया विज अवे इट्स अदर सिस्टर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल द सार्क कंट्री, फाइन। सो यू कैन कोट ऑल दिस थिंग्स, इससे आंसर में क्या होता है, ब्राउनिंग पॉइंट मिल जाता है। बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नेपाल्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द मेन बोन ऑफ द कंटेशन। और इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा दो चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट इज इट इज द डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ द नेपाल, जो हमने कल देखा भी था। क्या देखा था, नेपाल लार्जली कंस्टिट्यूट ऑफ व्हाट, 2 टाइप ऑफ द पॉपुलेशन लार्जली, सो ऑलमोस्ट इक्वली है, ले लीजिए 40 और 44-45% का रेशियो है। इट इज द मधेशीज एंड इट इज द पहाड़ीज, फाइन, ये इसका कंपोजिशन है। सो पहले मैं देख लेता हूं कि इसके टेक्स्ट क्या है, देन वी विल एक्सप्लोर अपॉन द एनालिसिस पार्ट, फाइन। तो क्या हुआ, 2015 में नेपाल प्रेसिडेंट अनाउंस्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने अनाउंस किया,
द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज द रिजल्ट ऑफ 8 ईयर ऑफ द डिलिब्रेशन, 8 साल से उन्होंने डिस्कस किया था और फाइनली 2015 में आ गया. इट इज द 7th constitution to have adopted by Nepal in the last 67 years. 7वां constitution है, and that is the beauty of India as well, कि इंडिया despite of being such a large country, mammoth country, diverse culture है, language है, still हमारा constitution almost अभी तक intact है. एक बार large उसमें change हुआ है, that is in the 42nd amendment, otherwise it's largely intact. Fine, चलिए. As a result of this new constitution, Nepal underwent one of the largest crises it have ever faced. क्या हुआ था इसमें? The chief problem with Nepal's new constitution is the fact that it leaves amount 40% or to the half of the country's population unhappy. The people of the Tarai or the Madheshis, वो हमने कल डिस्कस किया था. फाइन. Tarai means plains and the Nepalese Tarai is low-lying belt parallel to Nepal's southern border with the Indian state of Bihar and the UP, home to about half of its population. Right? Or this is the actually image photo of the नेपाल दैट वी विल डिस्कस बाद में. अभी मैं आपको आगे इसको बता देता हूँ, देन वी विल डू दिस एनालिसिस वाला पार्ट. फाइन, चलिए देखते हैं आगे. नेपाल सेंटर ऑफ पावर एंड होम टू इट्स इलीट आर द सेंट्रल. फाइन. रग्ड रीजन पैरेलल टू द नॉर्थ ऑफ द मधेश, द पहाड़ और द हिल्स. मैं इसको बताऊंगा क्या है. दिस एरिया इज होम टू काठमांडू and the Gurkhas or Nepalese people whom about 45% of country's population resides. Fine, चलिए. This region was divided into many small kingdoms until the king of the state, Prithvi Narayan Shah, carved out a domain in the Himalayas that became modern Nepal in 1768. 1768 में existence आता है. In this process, the Tarai also became part of the Nepal, whereas it had previously been part of the tributary of the various kingdoms and empires of the Ganges Valley in the northern India, including the Mughal Empire until its disintegration. ये इसका फैक्ट है. अभी समझने की कोशिश करते हैं कि नेपाल का एक्चुअल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कहाँ कहाँ चीज़ें होती. देखिए, नेपाल को मैंने कल दिखाया था, इस टाइप का दिखाया था, इसलिए मैंने बोला था उस टाइम देखने के लिए कि नेपाल का इमेज क्या है एंड ऑल. सो वी कैन सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेपाल जो वाइट से है, दैट इज द हिमालयन रीजन, जहाँ पे हाईलैंड हिमालय है, वहाँ पे जनरली लोगों का रहना इज नॉट पॉसिबल. फाइन, चलिए. नॉ सेकेंड इज द ग्रीन एरिया, जिसको हिली रीजन कहा जाता है, जहाँ पे पहाड़ी लोग रहते हैं. और थर्ड इज द ये ग्रे वाला एरिया जो तराई रीजन है, जहाँ पे मधेशी लोग रहते हैं. फाइन. सो अब नेपाल का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो इशू क्या हुआ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इनिशियली क्या था, नेपाल एक सिंगल यूनिट नहीं था until दिस किंग बिकेम, क्या नाम है इसका, पृथ्वी नारायण शाह बिकेम द रूलर ऑफ द नेपाल. इन्होंने इंटीग्रेशन किया है नेपाल के डिफरेंट पार्ट का. सो जो तराई वाले लोग थे बेसिकली दे यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर लार्जली, और द गंगेज और जो हमारे अहोम एम्पायर वगैरह थे उनके पार्ट हुआ करते थे. सो ये क्या करते थे, उनको ट्रिब्यूटरी देते थे, पैसा देते थे और वो उनको आराम से रहने देते थे. दैट्स वाई उनका रेशियल फीचर्स एंड लैंग्वेज एंड ऑल आर मोर रिलेटेड टू द मेनलैंड इंडिया. फाइन, तभी उनको इशूज आता है, इसलिए उनको कहते हैं क्या, अननेचुरलाइज, ये कहते हैं कि वो बाहर के लोग हैं. फाइन, मधेशीज को उनको कहा जाता है. फाइन. अभी क्या होता है आगे, ठीक है ना. Both the people of hills and the plains are mostly Hindus and part of the overall historic Hindu civilization of the South Asia, but their divergent political and cultural histories has caused a wide gap to open up between the Nepalese and the Madhesis, with the Nepalese being dominant and the Madhesis often being seen as not Nepali citizen but as the naturalized citizen of the Nepal, with many thoughts as immigrants from the India. Fine, चलिए. It is thus no surprise that Madhesi feel marginalized. The new constitution merely reinforces this. क्या होता है मैं बताऊंगा. Nepal's new constitution is discriminatory towards Madheshis because of its provisions for the office and citizenship excludes neutralized citizens. Fine. So अब समझते हैं कि neutralized citizen क्या होता है और नेपाल का कंडीशन क्या है. ये तो आपको टेक्स्ट मैंने बता दिया ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे. Now let us try to understand. ये है नेपाल, कुछ ऐसा सा फोटो है. फाइन, ये हो गया. फाइन. सो जो पावर सेंटर है, इट इज इन दिस एरिया दैट वी कॉल, फाइन, दैट वी कॉल पहाड़ी रीजन. इसको क्या कहते हैं, पहाड़ी. और ये तो हिमालय, हाईलैंड हिमालयाज हैं. ठीक है ना. इसमें तो छोड़ ही दो कि यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन होगा तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा इनका. और ये वाला एरिया दैट इज द मधेश का एरिया. फाइन, मधेश का एरिया.
ये फोटो है। सो बाय डिफॉल्ट जो पहाड़ी थे वो वहाँ के रूलर्स यानी कि डोमिनेंट क्लास हुआ करते थे, तो उन्होंने राज किया पूरे टाइम। और बेसिकली ये लोग जो थे दे वेर बेसिकली पार्ट ऑफ व्हाट, मेनलैंड इंडिया, जिसको मुगल एम्पायर का पार्ट कहते थे। तो इनको लगता है, पहाड़ी लोगों को लगता है कि ये लोग क्या हैं, बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, इनमें आपस में मैरिज नहीं होता, ऊपर के लोग नीचे से शादी जनरली नहीं करते, नीचे के लोग ऊपर से शादी नहीं करते, लैंग्वेज का डिफरेंस है। यहाँ पे दे स्पीक नेपलीज, यहाँ पे दे स्पीक मैथिली और भोजपुरी और अदर लैंग्वेजेस जो मेनलैंड इंडिया का पार्ट है लार्जली, फाइन। तो कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन नहीं हो पाया है नेपाल की ओवरऑल सोसाइटी का। ये तो एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन में इशू आया, उसमें भी इसी फोटो को मैं ले जाता हूँ, लेकिन मैं डिवाइड करूंगा इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, थोड़ा सा इसका डिवीजन डिफरेंट करूंगा, फाइन। मैं इसको रब कर रहा हूं, फाइन, ये हो गया। सो जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में आया है, तो नेपाल ने जो पूरे अपनी कंट्री को डिवाइड किया 7 स्टेट में या प्रोविंसेस में या डिस्ट्रिक्ट में, जिसको जिसको बोल दिए लार्जली 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड किया है। कितने में? 7 में। कितने में क्या? सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया, हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, फाइन। सो और जो डिवीजन किया है वो ऐसा ही है जैसे मैं फोटो में दिखा रहा हूं, फाइन। सो कैन यू सी समथिंग फिशी इन दिस डिवीजन? व्हाट इज फिशी? कैसे? एग्जैक्टली इसमें इस डिवीजन में क्या हुआ, देन आई विल टेक बैक टू यू द इमेज ऑफ द नेपाल, फोटो ऑफ द नेपाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइन। ये हो गया नेपाल का फोटो, फाइन, जो उनका मैप है। सो उन्होंने जो डिवीजन किया वो ऐसे कर दिया है। ऐसे करने से क्या होता है, फाइन, सॉरी, ऐसे पैरेलली कार्व कर दिया। ऐसे करने से दिक्कत क्या हो गई, ये फोटो पता चल गया ना, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। फिर आई विल टेक बैक टू यू दिस फोटो। इससे क्या हो गया कि जो पहाड़ी हैं और जो मधेशीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा अनइक्वल सा हो गया, अननेचुरल डिवीजन भी है। नेचुरली स्पीकिंग यदि आप डिवीजन कर रहे हो किसी चीज का, तो इट शुड बी कि आप हिली एरियाज को अलग कर दीजिए, पहाड़ी एरियाज को अलग कर दीजिए और प्लेन्स को अलग कर दीजिए। तो अब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो मधेशीज हैं वो डोमिनेंट नहीं रहेंगे। जैसे कर्जन ने बंगाल का डिवीजन किया था, क्यों किया था? बिकॉज दे हैव डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, दैट इज वन इज द बंगला स्पीकिंग पीपल एंड सेकेंड इज द उर्दू स्पीकिंग पीपल। और बंगला स्पीकिंग पीपल को भी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया बिटवीन द, क्योंकि बंगाल यूज्ड टू बी द उड़ीसा, बिहार, बंगाल तीनों। और इतना बड़ा स्टेट होते हुए क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बंगाल वाला का भी स्टेटस बता देता हूं, तो सो इट विल गिव यू एन आइडिया अगेन। अच्छा, सो ये 1905 का बंगाल है, फाइन। और कर्जन ने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड किस में कर दिया? 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कर दिया। वन दैट वी कॉल इज द ईस्टर्न बंगाल, फाइन, और सेकेंड वॉज द वेस्टर्न बंगाल। So Eastern Bengal में it is largely Urdu speaking people who are dominant, fine, and in the Western Bengal it is the Bengali people speaking people who were basically dominant. ये original condition था। अब division जो हुआ Eastern Bengal में तो हो गए, that is the Urdu speaking people that was dominant, but Western Bengal was again divided into 3 administrative unit. कैसे ना? 3. One was Bengali speaking people that is original in the West Bengal. One was the Hindi और the Bihari speaking people. बिहारी तो कुछ लैंग्वेज है नहीं वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, फाइन। एंड थर्ड was the उड़िया स्पीकिंग पीपल that was composed of the बिहार। अब बंगाल का 2 डिवीजन हुआ, प्लस एक ऐसा डिवीजन हुआ जिसमें बंगाली जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे वो माइनॉरिटी में चले गए, क्योंकि इनकी लिमिटेशन हो गई। पहले ये बहुत ज्यादा संख्या में थे तो पावरफुल थे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशियली दे वर क्वाइट इन डोमिनेंट पोजीशन, बट अब क्या होगा, ये माइनॉरिटीज में चले गए। सो बंगाल में डिससेटिस्फैक्शन होगा, इसलिए स्वदेशी आंदोलन हुआ, फाइन। तो इसका ये रीजन था। द सेम गोज विद द कंडीशन ऑफ द नेपाल ऑफ दिस टाइम, जहां पे डिवीजन जो किया है दैट इज अननेचुरल। बिकॉज अब लेट अस सपोज कि ऐसे डिवीजन से क्या हुआ कि हर जगह मधेशी माइनॉरिटी में आ गए, एंड डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर्स, डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर्स। So democracy is about,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? जिसकी लाठी उसकी भैंस। फाइन। अभी मोदी जी जो पावर में आए, कितने लोगों ने वोट दिया इंडिया में? ओनली 36 से 37% आई गेस, लेकिन वो मेजोरिटी में है। बाकी लोगों ने, सब लोगों को दिया है, लेकिन ये 37 से 38% एनडीए को मिला हुआ है। फाइन, दैट्स व्हाई दे इन पावर। इट सिंपली सेज कि यदि आप नंबर्स में रहते हैं तभी आप पावर में भी रहते हैं। इक्वल, इट इज इन डेमोक्रेसी नंबर इज इक्वल टू पावर, ठीक है ना? सो नंबर इज इक्वल टू पावर। तो अब इसका डिवीजन ऐसे हो जाएगा, तो क्या होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी आर इन लार्ज नंबर। पहाड़ी क्या होगा? डोमिनेंट हो जाएगा। पहाड़ी डोमिनेंट होगा तो कभी भी पावर में ये आ पाएंगे क्या? मधेशीज नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि अननेचुरल डिवीजन ऑफ नेपाल वाज डन इन द रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फाइन, इसलिए देयर इज अ डिससैटिस्फैक्शन बिकॉज द मधेशी विल नेवर कम इनटू द पावर बाय डिफॉल्ट। फाइन, ये होगा। दूसरा जो प्रोविजन उन्होंने रखा है कि जो नेचुरलाइज सिटीजन है वो कभी भी हायर पोस्ट पे नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन पाएंगे, अटॉर्नी जनरल नहीं बन पाएंगे, ऐसा उन्होंने लिख दिया। फाइन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल दीज मधेसीज आर नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ द नेपाल। फाइन, अब नेचुरलाइज सिटीजन यदि नेपाल के हैं, ये कभी अपर पोस्ट पे कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो इनका कभी माना ही नहीं जाएगा। The policy will be made from the Kathmandu, and it will be made from Kathmandu, but imposed upon the Pahadis, sorry, upon the Madheshis. So जो पहाड़ी बनाएंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, वो किसके फेवर में ज्यादा बनाएंगे? पहाड़ियों के, because it's the curse of the democracy. Democracy is the worst form of the governance, but it is still best form. फाइन। सो अब फाइनली क्या होता है कि मधेशीज इससे काफी परेशान हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने एक और क्लॉज डाल दिया। उन्होंने ये क्लॉज डाल दिया कि आप यदि नेपाल का गवर्नमेंट सर्विसेज आपको लेना है तो यू विल हैव टू मैरी फ्रॉम द नेपलीज सिटीजन ओनली। बट एट द सेम टाइम वी हैव सीन द मधेसीज आर फ्रीक्वेंटली मैरिंग विथ whom? विद द इंडियंस। फाइन, सो उसमें अब ये कर दिया, एक नया रूल आ गया है बिकॉज ऑफ न्यू रेगुलेशन। विक्रम श्रीवास्तव, हेलो आपको भी। फाइन, सो अब इन्होंने क्या किया है कि इफ ए नेपलीज man or woman, fine, if they are marrying with either Indian, fine, नेचुरल कंडीशन की बात कर रहा हूं, अननेचुरल में तो दे कैन डू करण जौहर वाला काम भी। फाइन, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द, बट एक ऐसे भी ले लेते हैं बिकॉज आई एम नॉट होमोफोबिक एज वेल, ठीक है ना, आई एम नॉट होमोफोबिक। सो उन्होंने कहा कि इफ ए नेपलीज वुमेन इज मैरिंग विथ whom? ए नेपलीज मैन। फाइन, सो क्या होगा, उस नेपलीज वुमेन के जितने बच्चे होंगे या फिर उस नेपलीज वुमेन को कहीं पे टॉप पोस्ट पे नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, एंड जनरली इट इज डायरेक्टेड टू नेपलीज वुमेन ओनली। मैन के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कहीं पे भी नहीं होता। यू गो टू द एनी स्टेट, वुमेन्स के लिए ये सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज होते हैं बिकॉज इनहेरिटेंस राइट्स की बात आ जाती है। फाइन, उनको लगता है कि बाहर से, आई बीन टू अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे काफ़ी एक प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट द मेनलैंड इंडियंस कि आप क्यों वहाँ की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये उनके कल्चर का कहीं ना खिलवाड़ हो रहा है। फाइन, इट हैपेंस एवरीवेयर। सो इन तीनों कंडीशंस के कारण क्या होता है, अब मधेशीज काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मधेसीज यदि इन सारे कंडीशंस के कारण प्रोटेस्ट करेंगे तो सारा का सारा इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, इंडियंस के ऊपर पड़ेगा, बिकॉज यूपी एंड बिहार बोथ आर हैविंग लार्ज मधेसी पॉपुलेशन जो आपस में इंटरमिंगलिंग करते हैं और इनके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं। तो ये अपने विधायक और अपने सांसदों को प्रेशराइज करेंगे कि प्लीज डू समथिंग अपॉन द राइट्स ऑफ द नेपलीज मैन एंड वुमेन दैट आर मधेशीज। तो वो लोग क्या करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को परसुएट करेंगे, लॉबिंग करेंगे और फाइनली क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होना शुरू होगा। दैट इज द ओरिजिनल रीजन बिहाइंड द कन्फ्लिक्ट ऑफ द नेपाल, दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द नेपाल दैट अकर्ड फॉर द 7th टाइम एंड इट इज वेरी बैड। तो इंडिया का क्या अप्रोच था, इंडिया ने कहा कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हम लोग ये कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए बट इट शुड बी जस्ट एज वेल। ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कारण अनजस्टिस हो किसके साथ, मधेशीज के साथ हो। दैट इज द इंडिया स्टेक एंड इसीलिए कहीं ना कहीं इश्यूज होना शुरू हो गए। और क्या हुआ, बेसिकली फैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि मोदी जी को एश्योर किया था नेपलीज गवर्नमेंट ने कि वी विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल कैटर द
जो भी है डिमांड्स ऑफ द मधेशीज। बट जिस दिन साइन होने वाला था उससे एक दो घंटे पहले बात हुई इंडियन डिप्लोमेट्स की, उन्होंने कहा हाँ सारा ड्राफ्ट में ये सारी बातें, बट जिन्होंने रिलीज जो किया उसमें ऐसा प्रोविजन डाल दिया। सो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द मूव्स ऑफ द नेपाल, इसलिए सारा का सारा ब्लॉकेट करना पड़ा। इंडिया ने क्या कहा कि ठीक है मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं, अभी तुम्हारा गला दबाता हूं, और इंडिया ने क्या किया, गला दबा दिया। सो डू यू थिंक इट इज जस्ट और अनजस्ट फ्रॉम द इंडियन पार्ट? सो जस्ट भी है, सो जस्ट तो है, बट इज इट अप्रोप्रिएट एज वेल? सो दिस इज द कंडीशन जो कल मैंने आपको इन्फोग्राफिक्स दिखाया था वो हो गया। तो कैन वी डिस्कस फॉर द फ्यू मिनट्स, बिकॉज मुझे चाय पीना है, तो मैं आपको इनक्वेस्ट करूंगा। फाइन। सो क्या क्या लगता है, व्हाट शुड बी द ठीक वाला अप्रोच इन दिस कंडीशन? बात तो हमने किया, बात किया, हमें एश्योर भी किया उन्होंने कि विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज प्रो मधेशी नहीं, बट इट इज जस्ट, इट इज एक्चुअली जस्ट, और इट इज इक्वल और इक्विटी को बात करती है, बट उन्होंने किया नहीं। तो क्या करना चाहिए था इंडिया को? ब्लॉकेट इंडिया ने किया, दैट इज टू ऑब्वियस, बट व्हाट कैन बी अदर वेज एंड मीन्स? ये तो किया ही हमने दोबारा तो नहीं कर सकता ना, एक बार कर दिया हमने, उस टाइम क्या करना? इसके इसके कंसिक्वेंसेस हमने देखा कि नेपाल क्या होगा, चाइना के पाले में पड़ गया, ब्लॉकेट जो किया उसका कंसिक्वेंस हो गया खराब। सो इट वाज एक्चुअली मस्कुलर पॉलिसी और इंडियाज बिग ब्रदर हैंगओवर दैट स्टिल वर्किंग इन 2015, दैट इज वेरी रिसेंट, एंड वी हैव सीन ऑल दीज की बिग ब्रदर सिंड्रोम का क्या नुकसान होता है। जो मैंने आपको ये फोटो भी दिखाया, आप लेट आए हैं जो, उनके लिए this statement is very apt. You can take the photo of it. It's a very beautifully written statement that can give an analysis and insight कि क्या इंडिया का रिएक्शन होता है और कैसे इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए बेसिकली। फाइन। सो विक्रम, कैन यू से व्हाट शुड बी द इंडियाज आइडियल अप्रोच? Those who are watching online. इंदिरा गांधी के टाइम का है ये, क्योंकि मैंने दिखाया था राजीव गांधी और इंदिरा गांधी वेर मोर असर्टिव, याद कीजिए, इंडियाज इवोल्यूशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, तो उसका रिलेशन यहाँ पे। कुछ सोल्यूशन लग रहा है इसका? सेपरेट क्या? देखिए, आप पूरे का पूरा अलग कर देंगे तो आप उसकी कंट्री के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग विद देयर सॉवरेनिटी। उनका भी तो कहना है कि इंटीग्रेशन होना चाहिए नेपाल का, व्हाट दे आर एक्चुअली सीइंग, मैं उनके व्यू से देखता हूं, उनका कहना है कि यदि ऐसा नहीं करेंगे कि तो कभी भी नेपाल का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, हमेशा कहना कहीं मधेशीज और पहाड़ीज के बीच में लड़ाई रहेगी। ये मुझे लगता है उनका व्यू होगा, इसलिए उन्होंने किया, जानबूझ के तो किया नहीं होगा, उनके भी डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके भी थिंक टैंक होते हैं। फाइन। सो यही मुझे लग रहा वायबल, बट अगेन इट इज नॉट जस्ट, बिकॉज हमने देखा कि कैसे इन्होंने यहाँ पे गेम खेल दिया। फाइन। और यदि ये मोनार्की होती तो ये ऐसा नहीं होता, बिकॉज इट्स डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बट स्टिल इट इज द बेस्ट, ये कहा जाता है डेमोक्रेसी के बारे में। फाइन। सो इंडिया, मुझे ऐसे फील होता है कि मसल फ्लैक्सिंग नहीं करनी थी इंडिया को, मुझे ऐसा फील होता है। क्या करना था? सो इट्स वेरी, कहते हैं ना छोटे लोग बड़ी बात, बट इंडिया को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करनी चाहिए थी पहले। इकोनॉमिक ब्लॉकेड इज द लास्ट रिजॉर्ट, आपके पास और क्या है? यू कांट अटैक ऑन द नेपाल, फाइन, यू कांट इम्पोज इकोनॉमिक ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज की आपकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी थी नेपाल की आपके ऊपर, आपने ये कर दिया। तो अब क्या हुआ, नेपाल चाइना के पाले में चला गया। मैंने कहा था कि नेपाल इज आइडियल स्विंग स्टेट, नॉट नेपाल, मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान, इट्स आइडियल स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट क्या होता है? किसी भी पाले में चला जाएगा, नेपाल चला जाएगा चाइना के पाले में, कभी कभी इंडिया के पाले में। फाइन। सो उस चीज को वार्ड ऑफ करने के लिए इंडिया ने कोई, मुझे नहीं लगता कि इट वाज अ गुड डिसीजन पर से। इंडिया को रादर शुड बी डूइंग द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उनको स्टेक होल्डिंग करनी चाहिए। वी हैव लास्ट बहुत सारा हमारा वहाँ पे स्टेक होल्डिंग है, आर्मी है, देयर अदर थिंग्स एज वेल। तो हमें कहीं ना कहीं हमने गलती करी कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया, दैट इज अगेन ए डिप्लोमेटिक कोरेसिव और डिप्लोमेटिक ऑफेंस था हमारी तरफ से।
दैट इंडिया शुड नॉट बी हैव अडॉप्टेड। रिजल्ट इसका यही होता है कि नेपाल हमारे पाले से कहीं ना कहीं चला जाता है। फाइन, दैट इज द थिंग। चलिए, आप लोगों का कोई सजेशन है तो बताइए, वी कैन डिस्कस और पॉन्डर अपॉन दिस थिंग। फाइन, कुछ लग रहा है और वायबल ऑप्शन हो सकता था? बेसिकली इंडिया इज सजेस्टिंग थोड़ा सा अमेंडमेंट करने के लिए। इंडिया करे कि आप ऐसा अननेचुरल डिवाइड मत कीजिए, प्लस ट्राई टू कैटर इस नेचुरलाइज सिटीजन का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा कहीं नहीं कीजिए। लेकिन इंडिया के खुद के पोजीशंस क्या हैं? सो हम लोग भी तो यही करते हैं, हम लोगों ने भी यही किया हुआ है। हम लोग भी बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि ये वो है, घुसपैठिए हैं, ये हैं, वो हैं। सो इंडिया का मॉरल ग्राउंड नहीं है उतना। फाइन, चलिए कोई बात नहीं। सो हमने ये देख लिया, ये तीसरा प्रोविजन देखा, दैट वुमेन्स कैन नॉट मैरी ऑफ करते हैं तो उनको नेपाल का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। फाइन, चलिए एक बार, कोई भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते ये काम। फाइन, सो बिकॉज दे से, तो इसमें वही सारा लिखा हुआ जो भी हमने देखा, 7 स्टेट में डिवीजन हुआ है और डिवीजन बहुत अननेचुरलाइज है। यू कैन गिव ए रीड और वी विल स्किप, बढ़ जाऊंगा मैं आगे। फाइन, सो यू कैन सी, कैन यू सी, दिस इज द 7 प्रोविंसेस जो दैट आई वाज टॉकिंग। फाइन, 1 2 3 4 5 6 7, और देखिए कैसे डिवीजन हुआ है, पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल, फोटो की तरह दिखेगा नहीं ना। दूसरा क्या किया इन्होंने, प्रोविंस 6, प्रोविंस 5, प्रोविंस 4, देख रहे हैं? तो एकदम सामने सामने से कर दिया, इशू सारा इसी चीज का हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या क्या है। फाइन, while the intention was to keep Nepal from becoming too decentralized, the opposite seems to now be occurring, as the inability of Nepal's hill elite to share power had led to mass protests in the Tarai, threatening the country's future. So can you see one trend as well in this thing? 1971 में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था? 1971 क्या? So these were two. First was the Eastern Pakistan, that was the अभी के टाइम में बांग्लादेश। फाइन, सो बांग्लादेश क्यों बना था? ऐसे ऑलमोस्ट इशू थे। कैन यू ड्रॉ ए पैरेलल? जो 1971 में कंडीशंस क्रिएट किए थे पाकिस्तान ने, बिकॉज द पाकिस्तानी पंजाबीज हु वर ट्राइंग टू इंसर्ट देयर हेजेमनी ओवर द उर्दू स्पीकिंग बंगाली सिटीजन्स। फाइन, सो उनके कारण क्या हुआ, एक डिवीजन हो जाता है किसका, पाकिस्तान का। दैट सिमिलर सिचुएशन इज बीइंग क्रिएटेड बाय द पहाड़ीज इन द नेपाल। So it is written as well कि this situation is not too dissimilar from that of the Pakistan in 1971, but the military and the politically dominant elites in the West Pakistan dominated the slightly more populist East Pakistan, that is the today's Bangladesh. Fine, as in 1971 the elite group, instead of making concession, is cracking down violently on the half of the region. हमने देखा भी कैसे मदेशीज are constituting almost 44% of the, almost 40% of the population to 44% of the population, and there is a huge level of the crackdown, and it may ultimately result into what? Result into the breakdown of the Nepal, because I don't see any future of the Nepal in such scenarios. बिकॉज आप कितने दिनों तक बंदूक के बल पे या फिर बदमाशी के बल पे एक लार्ज पॉपुलेशन को कैटर कर पाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट वायबल, एंड इट इज नॉट फॉर द गुड ऑफ एनी फ्यूचर कंडीशंस ऑफ द नेपाल एज वेल। फाइन, सो कहीं ना कहीं आपको कंसिलिएशन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको पावर शेयरिंग में इनको हिस्सा देना पड़ेगा। नहीं दे रहे हैं तो इश्यूज यही सारे क्रिएट होंगे। फाइन, चलिए, नॉट ओनली दैट, यदि ऐसा होता है तो एक लार्ज चंक ऑफ द नेपाली सिटीजन विल टर्न स्टेटलेट, क्योंकि आप उनको दे ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग जो शादी कर चुके हैं इंडिया में, वो तो ऐसे ही नेपाल के सिटीजन नहीं होंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनका कल्चरल लिंकेज नेपाल से है, हिस्टोरिकल लिंकेजेस है, उनके घर वहाँ पे हैं, तो वो तो बेकार बेघर हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आपको कैटर करना पड़ेगा, नहीं तो कंडीशन वही होगी जो होनी चाहिए थी 1971 में। फाइन, चलिए, सो
ऑल दीज आर ओनली यू कैन राइट इन आंसर, भी हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज नथिंग टू मोर टू डिस्कस. मैंने यहाँ पे एक लिंक दे दिया है, फाइन, व्हाट शुड बी द इंडियाज अप्रोच. फाइनली गो थ्रू. श्याम सरन यूज्ड टू बी द वन ऑफ द एम्बेसडर ऑफ द इंडिया. सो मैंने लिंक दे दिया, मैं आपको जो पीडीएफ शेयर करूंगा तो इस लिंक को कॉपी कर लेना, देख लेना, तो इट विल शो द वे फॉरवर्ड कि इंडिया को यहाँ पे मसल फ्लैक्सिंग की जगह क्या करनी चाहिए थी, एंड मसल फ्लैक्सिंग की जगह इंडिया को बेसिकली क्या करना चाहिए, सारा वे फॉरवर्ड इसमें दे रखा है. फाइन, तो आपके लिए भी एक टास्क हो जाएगा. और ये हमने देख ही लिया, दैट इज अगेन अनऑफिशियल, बट चाइना यहीं से आना शुरू हो जाती है. नाउ वी विल सी कि इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन क्या था. अनऑफिशियली वी हैव ब्लॉक्ड, फिर हमने सारे रिसोर्सेज बंद कर दिए, बट लेट अस ट्राई टू सी कि ऑफिशियल पोजीशन इंडिया का क्या था. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली रिटन स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई मैं इसको पहले पढ़ भी देता हूँ. सो वेरी ब्यूटीफुली इट गिव्स यू एन आइडिया कि क्या एक्चुअली लिखना चाहिए हमें. फाइन, सो इंडियाज रिस्पॉन्स क्या था. इंडिया एक्सटेंडेड बेस्ट विशेस टू द पीपल ऑफ नेपाल. नया कॉन्स्टिट्यूशन आया तो बेस्ट विशेस तो देना ही होता. फाइन, डिस्पाइट बीइंग ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल, इंडियाज रिएक्शन वाज गवर्न्ड टू द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अनसक्सेसफुल in catering broad based ownership and acceptance. हमने देख लिया. Why it is there? Because of the, you can quote this statement while writing on the India Nepal relations. Fine, the promulgation of new constitution was just noted and not welcomed. जब आया उनका ये constitution आया तो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट था, we have noted the constitutional development in the Nepal. Fine, so very beautiful as well. हमने देख लिया, हमने वेलकम नहीं किया, बिकॉज मैंने कहा 1-2 घंटे पहले तक वो कह रहे थे कि नहीं सबकी भावनाओं को का सम्मान किया जाएगा, और यहाँ पे भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया गया. फाइन, तो इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था. थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल, इंडिया हैज सपोर्टेड ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन एंड इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन, वी नोट द प्रोमोगुलेशन इन नेपाल टुडे ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन. बस हमने नोट किया. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन. क्या मीनिंग है इसका. What is the meaning of inclusion? Inclusion का मतलब क्या होता है. There is an inclusion error and there are exclusion error. हम लोग कहते हैं आधार में exclusion error is large. What does it mean? Inclusion means क्या होता है. हम कहते हैं India need to make an inclusive society. We often use this type of statement while writing an answer. What is the meaning of it? इंक्लूजन मतलब होता है कि आप सबके भावनाओं को साथ लेके चलिए, दैट इज द इंक्लूजन. एक्सक्लूजन होता है कि आपने किसी लोगों को छोड़ दिया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मधेशीज को आपने छोड़ दिया, सो इट इज नॉट इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए एक्सक्लूजन एरर हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. फॉर एग्जांपल आधार में देयर आर एक्सक्लूजन एरर. जिनको लिखना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनका अंगूठा कट गया है, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पाँव नहीं है, जिनकी आंख खराब है, वो इनरोल नहीं करा पाते थे शुरू में, बिकॉज ऑफ प्रोविजन ही नहीं था. सो ऐसे कहा गया कि ऐसे लोग आधार ले ही नहीं पाएंगे, बिकॉज देयर इज एक्सक्लूजन एरर, बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूसिव. इंक्लूसिव तभी होता है ना जब आपने सारी चीजों को कैटर करते. धीरे धीरे हमने रिफॉर्म किया है, अब नाउ इट बिकम इंक्लूसिव, बिकॉज नाउ देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल. फाइन, सो देयर इज द प्रॉब्लम विद द इंक्लूजन. यहाँ पे इंक्लूसिव इंडिया ने इसलिए नहीं किया क्योंकि मधेशीज के भावनाओं को कैटर नहीं किया उन्होंने. फाइन, चलिए. सो इंडिया ने कहा कि द डिफरेंसेस शुड बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग. आप डायलॉग कीजिए, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत मास लेवल का हुआ था, मधेशीज काफी जला उला दिया था, काफी लड़ाइयां भी हुई थी. फाइन, चलिए. इंडिया इज कंसर्न ओवर द ऑनगोइंग वायलेंट रिएक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द मधेशी सराय रीजन adjoining India's border. India has been repeatedly telling Nepal to draft a constitution on the basis of consensus, but India's advice was ignored in the constitutional process. India ने ये भी बोल दिया, आपको हमने सलाह दी और आपने क्या किया, माना नहीं, तो क्या होगा, दिक्कत तो होगी. और इंडिया का यही कहना है कि देयर विल स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द इंडिया, बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट वहां पे होता है तो उसकी आग कहीं ना कहीं इंडिया में लगेगी, बिकॉज देयर इज अ रोटी बेटी का रिश्ता, जैसे कल्चर हिस्टोरिकल अदरवाइज लगे. फाइन, सो यदि उस टाइप की चीजें वहां पे डिस्टर्बेंस होती है, बिकॉज इट्स अ पोरस बॉर्डर है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग इंडियाज टू लार्ज स्टेट, एंड कहीं ना कहीं उसका असर सही में हुआ है, तो इंडिया ने कहा कि वी कांट टॉलरेट दिस. इसलिए इंडिया ने क्या किया, अनऑफिशियल ब्लॉकेट किया. यू कांट राइट इंडिया का ऑफिशियल ब्लॉकेट था, इट वाज अनऑफिशियल ब्लॉकेट, बिकॉज इंडिया का ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या है कि वी हैव जस्ट नोटेड इट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंक्लूसिव. बट अनऑफिशियल इंडिया ने क्या किया, गुस्सा होकर ब्लॉक कर दिया. फाइन, ब्लॉक कर दिया तो उनको क्या होगा, कहीं ना कहीं इश्यूज हो ही जाएंगे. फाइन,
But continuous violence in the Tarai region could be a setback for the India-Nepal economic and trade cooperation, and recently initiated sub-regional Bangladesh, Bhutan, India and Nepal BBN cooperation in the region. So आप कर तो रहे हैं ब्लॉकेट, बट आपने फ्यूचरिस्टिक नहीं हुए. आप फ्यूचरिस्टिक नहीं होने का रिजल्ट क्या हो कि आपके बहुत सारी जो स्टेक होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती हैं. फाइन. सो वन ऑफ द रीजन इज देयर. चलिए अभी देखिए इंडियन गवर्नमेंट का क्या ऑफिशियल स्टैंड था, इंडिया ने क्या सजेशन दिया. फाइन. सो इंडियन गवर्नमेंट का 3 सजेशन था पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. क्या था? 3 सजेशन था. अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लम विद द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम वार्मली वेलकमिंग दिस डॉक्यूमेंट. क्या क्या था? पहला, टू बिगिन विथ फेडरल प्रोविंस डिमार्केशन इज परसीव्ड टू बी अनफेयर टू द पीपल ऑफ द तराई. जो हमने देखा, दिस इज अननेचुरल कार्विंग ऑफ द इंडिया वो नेपाल वो. The constituency delimitation is skewed against the Madheshis population, as half of the population, that is the Pahari community, gets 100 seats, but the other half constitution of the Madheshis and the Janjatis got only 65 seats. Let us try to discuss this thing by this photo. Fine. इसमें क्या हुआ था कि नेपाल का जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन. इंडियाज का पॉलिटिकल सिस्टम. तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट ऑफ व्हाट? इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या होते हैं? 2 हाउसेज हैं, दैट इज द अपर हाउस एंड लोअर हाउस. ऐसा है. सो लोअर हाउस में लोग इलेक्ट होकर आते हैं, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन. यही होता है ना. सो दैट इज द डायरेक्ट इलेक्शन. और लोअर हाउस में, अपर हाउस में इट इज द इलेक्शन होता है, बट इट इज इनडायरेक्ट. यही होता है, यही है. सो इनडायरेक्ट इलेक्शन इज देयर. द सिमिलर सिचुएशन इज देयर इन नेपाल. फाइन. नेपाल में क्या है? लेट अस ट्राई टू डिस्कस. तो उनकी अपर हाउस में 7 सीटें हैं, 7 प्रोविंसेस के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सारे सीट्स का. फाइन. सो हर एक प्रोविंस से एक एक बंदा जाएगा. फॉर एग्जांपल यहां पे है ऐसा पोजीशन, ऐसा लिखा हुआ है. सो इक्वल सीट सब मिल गया. अपर हाउस का कोई लोड नहीं है. फाइन. दिक्कत क्या है? लोअर हाउस का है. लोअर हाउस में टोटल सीट्स कितनी है नेपाल में? इट इज 165 सीट्स आर देयर इनटू द नेपाल. टोटल कितने एमपी जा सकते हैं इलेक्ट होके? 165. बट जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा डिवाइड किया है कि इसमें इश्यूज आ गए. इसमें यह आ गया कि उन्होंने 165 में जो डिवीजन किया हुआ है उसमें क्या कहा है कि 100 जो सीट्स होंगी वो किसको जाएगी? पहाड़ीज को. और सिर्फ 65 सीट्स किसको जाएगी? मधेशीज को. फाइन. तो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, 45 एंड 44%, बट रिप्रेजेंटेशन इज स्क्यूड. तो आपको लग रहा है इट इज जस्ट नहीं है ना. सो समहाउ इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन. और इसके कारण ही वहां पे इश्यूज हुए. इसके कारण क्या हुआ? और भी नॉट ओनली दैट, आप अपर हाउस में तो क्या कर रहे हैं? इक्वल दे रहे हैं. बट अपर हाउस क्या होता है? अपर हाउस डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है क्या जनरली? इंडिया में भी क्या होती है? इज अपर हाउस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी. ऑल्दो इट इज रिटन की है, लेकिन क्या डिसीजन लेती है? वो नहीं लेती है. मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट विल लाइक बजट दे कांट वोट अपॉन. और देर आर वेरियस क्या कहते हैं फैक्टर्स जिसमें अपर हाउस का बहुत ही लिमिटेड स्टेक होल्डिंग होता है. देर ओनली डिस्कशन के लिए होता है. सो डिस्कशन में तो आप दे रहे हैं फुल उनको अपना वो, लेकिन जहां पर डिसीजन लेने की बात होती है वहां पे आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. सो विल इट बी एक्सेप्टेबल टू द मधेशीज? नहीं एक्सेप्टेबल होगा मधेशीज. तो किसके ऊपर रिएक्शन होगा? इंडिया उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करेगी. और इसी के कारण इंडिया ने ब्लॉकेट भी किया. Although it is not justified by any standards, but it is not something that was out of box. इंडिया को कुछ ना कुछ करना था, अटैक कर नहीं सकती तो इकोनॉमी ब्लॉकेट कर दिया. फाइन. चलिए ये क्लियर है. चलिए. एंड थर्ड जो था क्लाउज, सेकंड क्लाउज वी वर डिस्कसिंग. थर्ड क्लाउज था द प्रोपोर्शनल इंक्लूजन क्लाउज फॉर द रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड मेनी ऑफ द फॉरवर्ड कास्ट ऑफ द पहाड़ी रीजन विथ निगेट्स द प्रिंसिपल ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन. सो रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है? रिजर्वेशन का ओरिजिनल वर्ड क्या है? सो रिजर्वेशन का जो ओरिजिनल वर्ड है दैट इज अफर्मेटिव एक्शन. क्या है? अफर्मेटिव. देयर इज नथिंग लाइक रिजर्वेशन, देयर इज अफर्मेटिव एक्शन. क्योंकि आप अफॉर्म कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं पीछे रह गए हैं, इसलिए आपको एक अफर्मेटिव एक्शन दे रहे हैं. इसलिए इसको कहा था प्रोग्रेसिव रिजर्वेशन कहा जाता है इसको. फाइन. सो आपने क्या किया? आप यदि अपर कास्ट अपर क्लास के लोगों को ज्यादा तवज्जो देंगे, लोअर कास्ट प्लस लोअर क्लास के लोगों को कम तवज्जो देंगे, तो अफर्मेटिव एक्शन के अगेंस्ट जाएगा. तो ये डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स कहीं ना कहीं डेंट करती है. सो इंडिया के लार्जली 3 वो थे
ऑब्जेक्शन से मुझे जो लग रहा है बहुत ही जस्ट था. डू यू थिंक इट इज जस्ट? चलिए, बट इंडिया का ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? इंडिया ने कहा कि वी विल हैव एन आई ऑन द अफेयर्स ऑफ द, किस पे? वी विल हैव एन आई ऑन द अफेयर्स ऑफ द नेपाल बट वी विल नॉट कीप आवर हैंड्स ऑन द नेपाल. तो इंडिया ने क्या किया? आईज ऑन हैंड्स ऑफ पॉलिसी अपनाई. क्या की? इसका मतलब क्या होता है? बस जो आप लोग करते हैं कॉलेज में, जो करते हैं, खैर पेंडेमिक में तो ये भी नहीं हो पाया. फाइन. हाँ, बहुत सारे लड़के तो ऐसे करते हैं, आईज ऑन हैंड्स ऑफ, कि भाभी है लेकिन भाभी को नहीं पता कि वो भाभी है. ठीक है. सो ये होता है, और इंजीनियरिंग में बहुत होता है ये सब. फाइन. तो इंडिया ने ये क्या, कैन यू सी द इंडियाज रिएक्शन, दैट हैंड्स ऑफ पॉलिसी इंडिया ने अपना रखी थी. फाइन. चलिए, सो और कुछ नहीं है. नेपाल्स पॉलिटिकल इशू इग्नोर इंडियाज कंसर्न एंड सजेशन विच हैव बीन प्रोडक्टली शेयर्ड. सो मैंने वही कहा, मोदी जी ने एश्योरेंस लिया था कि आप पैसा बनाएंगे, बट मोदी जी को उन्होंने धोखा दे दिया. सो मोदी जी को धोखा देंगे तो क्या होगा? ठीक है. सो दैट इज योर ओपिनियन. फाइन. सो आप मोदी जी को धोखा देंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इश्यूज आएंगे. फाइन. दैट वाज ऑल रिलेटेड टू डिस्प्यूट इन द नेपाल एंड इंडिया स्टेक होल्डिंग इन दैट. उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो होगा आप पढ़ लेना. बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट इज ओनली फॉर द आंसर राइटिंग के लिए, पर्पज के लिए ज़्यादा यूजफुल है. फाइन. नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड इशू एंड खत्म हो जाएगा फिर. दैट इज द इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट. फाइन. एनी आइडिया क्या है बॉर्डर डिस्प्यूट? काला पानी वाला बेसिकली वी विल डिस्कसिंग. फाइन. सो कोई रीजन कुछ पता है काला पानी का? क्या क्या रीजन था? वाई काला पानी वॉज स्टार्टेड एंड वॉट वॉज एक्चुअली? नहीं. सो काला पानी इशू का जन्म कैसे हुआ? लेट अस ट्राई टू पहले डिस्कस. उसके लिए आपको मैं फिर ले जाऊंगा इंडिया का पोजीशन. आर्टिकल 370 था ना, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. कहाँ हुआ था ये? हाँ. सो मैं आपको एनालिटिकल पार्ट बताऊंगा, फैक्ट विल डिस्कस, बिकॉज एनालिसिस होना जरूरी है. इट विल गिव यू आइडिया कि कैसे चीजें चेंज होती हैं. सो आर्टिकल 370 वाज क्या? एब्रोगेटेड. जो टेम्पररी प्रोविजन था उसको हटा दिया. और क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को इंडिया का पार्ट, सॉरी इंडिया का तो पार्ट था ही, ठीक है ना, उनको स्टेटहुड उनकी खत्म करके उनको यूटी बना दिया. और जम्मू कश्मीर में इंडिया का पीओके इज आल्सो पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. फाइन. और पीओके से क्या होके जाती है? ओबोर, सीईपीसी, चाइना पाकिस्तान, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. फाइन. और याद कीजिए अमित शाह का फेमस स्टेटमेंट की जान दे देंगे. फाइन. और यदि आप इस टाइप का रियोट्रिक करते हैं तो इसका असर किसके होगा? चाइना के ऊपर होगा. चाइना की जान कहाँ अटकी है? पीओके में. आप कहते हैं जान ही ले लेंगे उनकी. फाइन. सो जान के लिए कुछ तो करेगा. जान के लिए उसने अपने दूसरे दोस्त को डायल किया, दैट इज नेपाल. नेपाल में उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी दैट वाज लेड बाय इट्स माओइस्ट पार्टी और द लेफ्ट पार्टी. एंड लेफ्ट पार्टी जनरली किसके लिए ज्यादा ओरिएंटेड है? प्रो चाइना है. फाइन. सो और प्लस अभी इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी हो गया 2015 में. 2015 में क्या किया इंडिया ने? इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया. 2015 में यदि इकोनॉमिक ब्लॉकेट हो जाता है तो पूरा का पूरा जो नेपाल का सेंटिमेंट है, जो पावर में है लोग, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहां चले जाएंगे? दे विल स्लाइड टुवर्ड द चाइना. ऑलरेडी आपने माहौल बना दिया है और आपने आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया. तो चाइना ने डायल किया ओली को, ओले ओले. फाइन. कॉल कर दिया. ओली को कहा कि देखो ओली भाई, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे लिए एक काम करोगे? मेरे लिए दोस्ती करोगे? फाइन. अभी देखी क्या वो काली काली आंखें? नहीं देखी? बहुत अच्छी सीरीज है. सो वेरी, सो नेटफ्लिक्स से आई गेस, ये काली काली आंखें. फाइन. तो अच्छी है, देख लेना, टाइम मिले छुट्टी, हाँ देख लेना, अच्छी है. सो उसमें यही है, मुझसे दोस्ती करोगे? फाइन. सो अभी यू कैन लिंक जब आपको पता चल जाएगा. फाइन. सो अब क्या हुआ कि ओली को यदि कॉल किया उन्होंने, तो ओली ने कहा कि बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए. तो उन्होंने कहा कि कुछ करो जिसमें मज़ा आए मुझे. तो उन्होंने कहा कि क्या करना है? तो बोले कि काला पानी वाला इशू है उसको फिर से रेज करो. फाइन. अब देखते हैं काला पानी वाला इशू क्या है. तो बैकग्राउंड इसका क्या है? इंडियाज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370
जिसके कारण क्या हुआ, पीओके के ऊपर हमने असर्टिव पोजीशन दिया, और पीओके किसका पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द सीपीसी दैट अफेक्टिंग चाइना। सो चाइना अपने एक नए सैटेलाइट स्टेट को परसुएट करेगा टू क्रिएट इश्यूज बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। फाइन, अब नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इशू क्या हुआ था। फाइन, सो समवन इज सेइंग ओ वाओ, ठीक है ना, कि इस प्री की तैयारी करवा दो सर। सर ओ वाओ, प्री की तैयारी आप अलग से करेंगे तो प्री कभी नहीं हो पाएगा, प्री हो भी गया तो मेंस नहीं होगा। फाइन, सो आप लोगों का जितने लोगों का अप्रोच है ना कि प्री पहले पढ़ेंगे मेंस बाद में पढ़ेंगे, बहुत ख़राब अप्रोच होता है। बिकॉज मैंने एक बार पहले भी बताया था, थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग दिस थिंग एज वेल। सो प्री में ही पढ़ेंगे, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये पढ़ लेंगे तो प्री बहुत ईजी लगेगा आपको, बहुत सारे फैक्ट आपको याद रहेंगे। फाइन, सो प्री के लिए बहुत टाइम मिल जाता है, मेंस के लिए टाइम बस 2-2.5 महीने का मिलता है। पहले मेंस की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, प्री का मार्च के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फाइन, सो वी विल शिफ्ट आवर थिंग ऐसे ही कि आप कहीं ना कहीं, मैं मार्च के बाद प्री वाला पोजीशन ज़्यादा कवर करूंगा, देन विल स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली विद द आर्ट एंड कल्चर एंड द एंशिएंट इंडिया एज वेल। फाइन, सो विल स्टार्ट, तो उसमें ज़्यादा प्री ओरिएंटेड है, ज़्यादा एनालिसिस का नहीं है। आईआर इज मोर अबाउट द एनालिटिकल थिंग्स, बट समहाउ कहीं ना कहीं आईआर से 3-4 क्वेश्चन हर एक साल पूछते हैं, तो ये 3-4 क्वेश्चन आपका प्री के लिए भी हो जाएगा। दे कैन आस्क कि कहाँ पे है काला पानी, या फिर ट्रीटी ऑफ सिगोली कब हुई थी, क्योंकि दीज आर हिस्टोरिकल थिंग एज वेल एज द प्री का रिलेशन, तो कहीं ना कहीं पूछते हैं। फाइन, सो आई थिंक आपका हो गया होगा ओ जो भी आप। भारत नमस्कार सर, मैं देश, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा वीडियो भरत जी, ठीक है ना, सो आपको पता चल जाएगा। नहीं होगा तो प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चन, मैं आपको बताते रहूँगा। चलिए, सो देखते हैं अब लिम्पू दरिया वाला क्या इशू था, काला पानी वाला क्या इशू था। सो थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, देन विल अगेन शिफ्ट टू द दिस एनालिटिकल पार्ट। So Nepal has released a new political map that claims Kalapani, Limpu Darya and Lipu Lake of Uttarakhand as a part of Nepal's territory. The area of Susta, that is the West Champaran district, can also be noted in the new map. तो क्या हुआ, उन्होंने डायल किया कॉल, तो क्या हुआ, नेपाल ने एक नया मैप बना के किया, और नेपाल ने कहा दिया कि ये पार्ट हमारा इंडिया का पार्ट है। ये जस्ट आया था जैसे ही इंडिया ने एब्रोगेशन ऑफ 370 किया, उसके बाद ही वाला मैप आया, इसलिए दैट इज रिलेटेड। फाइन, सो यू कैन सी द टाइमलाइन। ये देखने से ये आपको एनालिसिस वाली कैपेबिलिटी से आपको एक्चुअली यू कैन लिंक दीज थिंग्स, कैसे रिएक्शन आया। ये स्टैंड अलोन रिएक्शन नहीं था, इसका रिएक्शन कश्मीर से बहुत रिलेटेड था। India rejected the new map of Nepal, saying that Nepal's new map involves artificial enlargement of the territories, which is not based on the historical fact and the evidences. India ने ये कहा, Nepal's act is an unilateral act and is the contrary to the bilateral understanding to resolve the outstanding boundary issue through the diplomatic dialogue. ये इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन था, and India has urged the government of Nepal to refrain from such unjustified cartographic assertion and aspect India's sovereignty as India's territorial integrity. Also, India has also asked Nepal to return to the dialogue. तो क्यों क्या आता है, नेपाल ने थोड़ा सा असर्टिव होकर बोल दिया था कि लिम्पू दरिया इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, एंड ऑल दिस पार्ट ऑफ द नेपाल्स टेरिटरी। नाउ लेट अस ट्राई टू पॉन्डर कि क्या क्या इश्यूज थे, कैसे कैसे इश्यूज थे। फाइन, सो इस सारे विवाद का डर है, दैट इज द ट्रीटी ऑफ सिगोली। कब साइन हुई थी, कल ही बताया था, नील बटे सन्नाटा। ट्रीटी ऑफ सिगोली कब साइन हुई थी, प्री वाले 60s में। हाँ, बहुत अच्छा, ना कटवा दो मेरी 60s में कब, बताना, कल बताया है यार इतना नहीं। सो प्री वाले कब हुआ था बता दो, थोड़ा सा प्री वाले को भी ट्रोल कर देते। एग्जैक्ट आया है 1816 में हुआ, क्योंकि 1814 से 15 में क्या हुआ है, देयर इज द नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच की लड़ाई, कल ही मैंने बताया हुआ था 1816 में। फाइन, और इसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सिगोली साइन हुई है। तो पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं हो, आके यहाँ प्रवचन सुनते हो और कुछ नहीं करते, बाद में कहोगे कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया। फाइन, पीडीएफ में क्लास के बाद भेजता हूँ ना, नहीं तो फिर वो मीनिंगफुल नहीं रहता। फाइन, तो मीनिंगफुल बनाने के लिए करता हूँ कि मैं हर एक बार कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ, कि मैंने कल ये सब अपडेट किया है, सो अपडेट नहीं करूँगा, वो दैट कर दूंगा, वो कर दूंगा, दैट इज नॉट एन इशू। क्वेश्चन तो मैं क्लास में भी करा सकता हूँ। फाइन, सो उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो ट्रीटी ऑफ सिगोली कल के लिए बात है कि 1816 में, यस भारत, इट इज 18 गुड। फाइन, सो देखिए ऑनलाइन वाले याद रख रहे हैं हाँ ये भी हो सकता है, खैर कोई बात नहीं, मैं उनको कहता हूँ कि आपने सही है। सो ट्रीटी ऑफ सिगोली जब साइन हुई थी, तो अभी मैं आपको नेपाल का एक बार मैप ले जाता हूँ, ठीक है ना। सो नेपाल के मैप को मैं ऐसे डिवाइड कर दूं फिर से, क्योंकि नेपाल का मैप इज वेरी मच सिमिलर टू द पाकिस्तान का मैप। फाइन, ऐसे ही है कुछ। फाइन, सो 1816 से पहले जो नेपाल की बाउंड्री थी, इट यूज्ड टू बी फ्रॉम द सतलज
टू तीस्ता कहां से हुआ करती थी? सतलज टू तीस्ता हुआ करती थी। सतलज कहां है? कहां ऊपर? आरबीएस, मैंने उस दिन बताया था याद करने के लिए, आरबीएस। तो ये आरबीएस जो है सतलज, फाइन। सो इट इज पार्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, और ये ऑलमोस्ट लगा लिए पंजाब के बाहर तक के है। तो कैन यू सी दैट इज द नेपाल का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, बहुत बड़ा था। बट अभी ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती है किसके साथ? नेपाल की गवर्नमेंट के साथ। नेपाल की गवर्नमेंट के बाद क्या होती है? ट्रीटी ऑफ सिगोली होती है। कब होती है? 1618 में, सॉरी 1816 में, फाइन। सो अब क्या होती है? नेपाल की टेरिटरी क्लिप कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। कम कहां से हो जाएगी? तो अब छोटी सी एक टेरिटरी बन जाएगी नेपाल की, जो कहां से होगी? लेट अस ट्राई टू देख लेते हैं एक बार यहां पे। दैट इज फ्रॉम द महाकाली टू मेची रिवर। कहां से? महाकाली टू मेची। सो इसमें तो नहीं है बड़ा, हाँ। सो अब महाकाली जो रिवर है यहां पे है कहीं, और मेची यहां कहीं पे, यहां पे है, फाइन। सो अब इसका क्या होगा? क्लिपिंग होगी, छोटी हो गई। क्या हो गई? नई जो हो गई ये महाकाली हो गया। चलिए, ये तो 1816 के बाद का कंडीशन है, फाइन। तो इसको हम हटा देते हैं, सतलुज वाला हटा देते हैं। दिक्कत क्या होती है कि ये क्या क्या, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो लिखते टाइम बहुत बार मिस हो जाता है, क्योंकि वो व्हाइट बोर्ड पे तो होता है, इस पे थोड़ा सा मिस होता है। ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, फाइन। अगेन इट्स ज्योग्राफी का कंसेप्ट, बट याद था, अभी मुझे बोल दिया मैंने। तो अभी क्या होता है? 1816 के बाद सिचुएशन बदल जाती है। अब क्या होता है? नेपाल की बाउंड्री महाकाली और मेची रिवर के ऊपर ड्रॉ कर, क्यों रिवर्स या फिर क्यों पहाड़ों से ही होती है? क्या बॉर्डर्स जनरली जो नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं वो क्यों पहाड़ या नदियों के बीच से ही होती हैं? क्योंकि ये नेचुरल डिवीजन करती है, कर सकते हैं ऐसा। पहाड़ के बाद नेचुरल डिवीजन हो सकता है, एक पहाड़ इधर एक पहाड़ उधर, नेचुरल डिवीजन हो गया। या रिवर्स की जो कोर्स होती हैं, इसकी रिवर इधर एक उधर हो जाएगा। दैट्स वाई जनरली जो नेचुरल डिवीजन होगा इट इज बेस्ड ऑन ऑल दिस ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ओनली। लेकिन हमने देखा आर्टिफिशियल डिवीजन भी होता है। फॉर एग्जांपल डूरन लाइन से आर्टिफिशियल, या देयर इज ए अफ्रीका का दैट वी कैन सी कि वो बहुत ही आर्टिफिशियल है। सो भरत, आपको बुरा नहीं मानना है, जाकी रही भावना। तो किन्होंने कहा था इंटरनेट से, बट आई अंडरस्टैंड कि आपने ऑनलाइन नहीं देखा होगा, पढ़ा होगा आपने। बुरा नहीं मानना है, ये सब चलते रहता है क्लासेस में, फाइन। सो अब क्या होता है कि महाकाली रिवर के बीच में और मेची रिवर के बीच में नेपाल की टेरिटरी आती है। इतना हो गया। एक सॉन्ग है, मैं सॉन्ग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको रिलेट कर पाएंगे। सो एक मूवी आई थी, अभिषेक बच्चन की पहली मूवी कौन सी थी? हाँ, रन नहीं यार, रन तो बहुत बाद आई है। हाँ? युवा भी नहीं आई थी। चलिए गाना मैं बता देता हूँ, करीना कपूर के साथ था। पंछी नदियां पवन के झोंके, कुछ याद आ रहा है गाना? बहुत अच्छा गाना है। अरे वो नहीं, वो तो ऐश्वर्या के साथ था। सो वो बहुत, थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ आपको मैं। प्री पे भी सेशन लूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, डोंट वरी, मैं सब पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। सो पंछी नदियां पवन के झोंके, इनको सरहद का नहीं पता था। पंछी का क्या होता है उनको थोड़ी ना पता है पाकिस्तान में जा रहे हैं कि इंडिया में जा रहे हैं, फाइन। या हवा, हवा पाकिस्तान से इंडिया की ओर, उनको सरहदों का क्या पता? सरहद इज ऑल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन, और ह्यूमंस क्रिएट करते हैं। तो बड़ा जो नेचुरल चीज़ें हैं, पंछी पहाड़ नदी, ये सब नहीं मानते इन सब चीज़ों को, फाइन। सो जो महाकाली, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे रोमांटिक करना था चीज़ों को, मुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंटेक्स्ट मिलेगा। अब क्या होता है कि महाकाली रिवर का डिवीजन हो गया, बट महाकाली रिवर जो है वो 3 रिवरों का, जैसे आपने कहा ना, डिस्ट्रीब्यूटरी प्लस ट्रिब्यूटरी, फाइन। सो दिस इज द महाकाली रिवर। ये क्या है? महाकाली रिवर है, बट इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी हैं? 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, T1, T2 एंड T3, फाइन। तो जो 1816 का जो एकॉर्ड है, दैट इज द ट्रीटी ऑफ सिगोली, उसमें तो हमने ये कह रखा है कि महाकाली रिवर से बाउंड्री शुरू हो जाएगी, किसकी? नेपाल की, उसके इधर की बाउंड्री इंडिया की।
बट उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि कहां से एग्जैक्टली शुरू होती है महाकाली रिवर। समझ रहे हैं आप? सो महाकाली रिवर की किन 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 डिस्ट्रीब्यूटी हैं? दैट इज द 3 T1 T2 T3। और ये तीनों T1 T2 T3 क्या है? दैट इज द क्या? दैट इज बेसिकली, एक मिनट, दैट इज फर्स्ट इज, यहां पे भी होगा कहीं ना कहीं में लिखा हुआ है, मैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। सो पहला इज द कालापानी T1, टी इज द लिम्फू दरिया एंड थर्ड इज द लिपुले। ये इनकी 3 डिस्ट्रीब्यूटीज हैं। फाइन, एग्जैक्टली इफ आई कैन शो यू तो इसको आपको ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। लेट मी सी इफ इट इज देयर। हाँ, इसमें है, इससे आपको पता चल जाएगा। फाइन, चलिए। सो ये हो गया, लेट अस सपोज ये महाकाली रिवर है। फाइन, तो इसकी 3 डिस्ट्रीब्यूटी कौन कौन सी हैं? सो T1 T2 T3। तो जो लिम्फू दरिया है, जो काला पानी और लिपुले है, जो हमने देखा वो ओरिजिनल कंडीशन था। तो महाकाली रिवर तो जा रही है, बट ये कभी बताया नहीं उन्होंने कि महाकाली रिवर कहां से शुरू होती है। और उस टाइम नेपाल ने भी नहीं देखा, बिकॉज उस टाइम ना उतना प्रिसीजन नहीं था, कार्टियोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई थी, मानचित्र उतना डेवलप नहीं था। अभी तो सैटेलाइट्स हैं, पहले कौन ज्यादा था? उन्होंने कह दिया ठीक है महाकाली रिवर से जहां शुरू है तुम लगा लो। जैसे आप लोग सब्जी खरीदते हैं ना, लगा लो यार, 95 रुपये का तो 5 रुपये का कुछ दे देते हैं। 95 की सब्जी खरीदो तो 5 रुपये का एक टमाटर भी दे देते हैं, आपको देते हैं, जनरली देते हैं। तो उन्होंने वही कहा लगा लो। तो उस टाइम तो कोई इशू नहीं था, उन्होंने लगा लिया। उस लगाने के चक्कर में हमारी आज की लग गई लड़ाई, आग लग गई। आग लग गई कैसे? कि ये चाइना को पता था कि इसके बीच में इश्यूज हैं, और बाद में नेपाल ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं इस अकॉर्ड में कुछ इश्यूज हुए हैं, जिसके कारण नेपाल वाले क्या कहते थे? कहते थे कि जो रिवर है, ऐसे फोटो आप देखिए तब समझ में आएगा, नेपाल वालों का कहना था कि यहां से महाकाली रिवर शुरू होती है। दैट इज द फ्रॉम द T1 इज फ्रॉम द लिम्पू दरिया, वहां से शुरू होती है। फाइन। और इंडिया वालों का कहना था कि महाकाली रिवर्स होती है कहां से शुरू? फ्रॉम द T3 इज फ्रॉम द लिपुले। फाइन। तो यदि यहां से शुरू होगी नेपाल की बाउंड्री, तो इतनी पार्ट किस में आ गया? नेपाल में आ गया। और यदि महाकाली यहां से शुरू हुई तो इतना पार्ट किस में आ गया? इंडिया में। तो डिस्प्यूट जो है इंडिया और नेपाल का, ऑन द दैट वी जनरली कॉल इट इज इन दिस थिंग। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज रिवर्स कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गया है, प्लस रिवर की डिस्ट्रीब्यूशन का ये नहीं बताया था कि कहां से शुरू होगा, और उन्होंने बस लगा दिया था कि ये काला पानी से शुरू हो जाएगा। दैट इज द थिंग। और ये ओरिजिनल डिस्प्यूट का रीजन था। अभी समझ में आ गया? सो इस फोटो से आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। यहां से देख लीजिए। फाइन, यहां से देख लीजिए, ये फोटो इट्स मोर क्लियर। कैन यू सी देयर आर 3 डिस्ट्रीब्यूटीज ऑफ इट। दिस इज अगेन, देख रहे हैं आप? ठीक है ना? तो सारा डिस्प्यूट इंटरप्रिटेशन का है। ठीक है। अब आर्टिकल 370 यदि होता है एब्रोगेट, तो क्या करेंगे? ये इंटरप्रिटेशन वो चेंज करने को बोलेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, आप बाउंड्री यहां से शुरू करो, आपने हमारी बाउंड्री को वो कर रखा है, इंक्रोच कर रखा है। और इंडिया करेगी नहीं, महाकाली तो यहां से शुरू हो रहा है। ये सारा इश्यूज है। द सेम, ये जो इलाका पड़ता है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पड़ता है। कोई गया है पिथौरागढ़? मैं गया हूं वहां पे, तो यू कैन सी दिस थिंग्स। फाइन। अब क्या होता है कि इशू और क्या बढ़ जाती है। अभी तक कोई ज्यादा इशू नहीं था। इशू शुरू कहां से होता है कि इंडिया ने 4 धाम यात्रा बनाई, रोड बनाई, और मानसरोवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिंदूज प्लस बुद्धिस्ट प्लस क्या कहते हैं जैन्स, वो हम लोग यात्रा करने जाते हैं, पूरे इंडियंस जाते हैं। ठीक है ना? सो मानसरोवर कहां है? नेपाल में। अरे यार ऐसा तो मत, तिब्बत में है। फाइन। सो हियर इज समवेयर मानसरोवर। सो इंडिया ने क्या किया? इंडिया पहले मानसरोवर जाती थी, कहां से जाती थी? नाथुला पास से। जो हमारा मानसरोवर का यात्रा होता था, फाइन, वो कहां से होता था? नाथुला कहां है? सिक्किम में। सो पहले हम सिक्किम के होके जाते थे। जस्ट आप नाथुला क्रॉस करेंगे तो आप वहां पहुंच जाते हैं चाइना के अपने टेरिटरी में, ऑफिशियल टेरिटरी में। फाइन। लेकिन इससे क्या होता था कि डिस्टेंस काफी लगता था, हमें काफी दूर जाना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप कहां से जा रहे हैं? पूरा, अभी ये तो अपना वाला पोजीशन है, यहां पे देखते हैं सिक्किम। तो पूरा आप यहां से होके जाते थे, यहां लंबा रूट लेते थे। देख रहे हैं? इतनी लंबी रूट लेनी पड़ती थी।
बहुत दूर पड़ता था, इसके कारण काफी कैजुअलिटीज होती थी इंडियंस की, काफी कैजुअलिटीज। तो इंडियन हमने सोचा कि ये वाला रूट तो है, ये हम एक अल्टरनेटिव नया रूट बनाते हैं, दैट इज फ्रॉम द काला पानी रीजन, दैट इज फ्रॉम द काला पानी रीजन, फाइन, बिकॉज वहां से भी हम लोग रूट बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, 80 किलोमीटर तक का रोड बना लेते हैं जब ये इशू होना शुरू हुआ। सो हमने क्या किया था, काला पानी रीजन में 80 किलोमीटर तक अपने रोड, मोटरेबल रोड बना दिए थे। सो इंडियन का ये कहना था कि सिचुएशन काफी खराब होती है, इंडियंस को पहले ना इस टाइप के रोड से जाना पड़ता है, देखिए कैन यू सी। सो इस टाइप का रोड इज वेरी हॉस्टाइल फॉर द ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, जनरली फिट लोग ही जाते हैं, इसलिए जनरली इट इज कंसिडर्ड कि बहुत मेहनत का काम होता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। फी भी बहुत हाई है, 1.67 लाख पर पर्सन पर हेड, फाइन। सो मेरा वन ऑफ द पेंट अप डिजायर टू गो टू द कैलाश मानसरोवर, सो थोड़ा बहुत उसके लिए सेविंग करना भी शुरू कर दिया मैंने अब, फाइन। सो तो इंडिया ने क्या किया कि हम लोग रोड बनाएंगे, और 80 किलोमीटर तक का रोड कहीं कहीं यहां तक बना लिया था हमने, बट इसके बाद नेपाल का डिस्प्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना ने कहा था, चाइना ने इसलिए क्या कहा, क्योंकि उसको अपने इंटरेस्ट थे। तो यहां पे हमने डिस्प्यूट होना शुरू हो गया, इसके बाद से ही सारी चीजें खराब हो गई, फाइन। अब समझ में आ गया इसका इशू क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग, समझ में आ गया ना? कुछ और तो नहीं समझाना है इसमें, चलिए। चलिए और तो कुछ है नहीं, हाँ। So let us try to discuss कि आगे भी क्या है। Nepal's move came after India's defense minister recently inaugurated a motorable link road that connects India and China, significantly reducing the time of Kailash Mansarovar यात्रा, जो हमने बताया काफी टाइम घट जाएगा, फाइन। The road passes through the territory at the Lipule Pass that Nepal claims its own territory. At the same time, earlier Nepal had protested strongly against India when India published a new map which showed the region of Kalapani as a part of the Indian territory. जो हमने जिस टाइम दिखाया था नेपाल वाला, वो आर्टिकल 370 के बाद हमने नया मैप जो बनाया था, उसमें ये हमने ये वाला पार्ट को कहीं ना कहीं इंडिया का पार्ट बता दिया था, काला पानी वाले को, फाइन। एंड नेपाल हैज आल्सो एक्सप्रेस्ड डिस्प्लेजर ऑन द 2015 एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर यूजिंग अ लिपुलेपा फॉर द ट्रेड विदाउट कंसल्टिंग नेपाल। सो नेपाल, इंडिया अलग से अपना गेम खेल रही थी, इंडिया कह रही थी कि ये जो बना रहे हैं, तो क्योंकि वो चाइना के टेरिटरी में, तो इंडिया को तो कहीं ना कहीं साइन करना पड़ेगा चाइना के साथ साइन, क्योंकि कैलाश मानसरोवर इज द नेपाल, सॉरी चाइना के टेरिटरी में, तो साइन कर लिया। बोला कि नेपाल मुझे तो बताया नहीं, ठीक है ना। सो बोला कि हम एक पार्टी हैं लिपुले वाले इशू में, हमें बुलाया नहीं आपने, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। दैट वाज ऑल्सो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक। इंडिया का कहना है कि कोई बात नहीं, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन आप इस तरह से ओपनली डेमोस्ट्रेट मत कीजिए अपने सेंटिमेंट को, आप कहीं ना कहीं कैटर कीजिए हमारे इश्यूज को भी, आप हमारी बातों को भी देखिए हमने क्यों बनाया, फाइन। तो इंडिया कहती है कि हमारा तो इंटरप्रेशन कुछ और है, यदि कुछ डिस्प्यूट है तो वी आर ओपन फॉर द डायलॉग, और नेपाल वाले कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम डायलॉग करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको चाइना कहीं ना कहीं पुश कर रही है। तो किसकी पीठ पे बैठ के वो सवारी कर रहा है? चाइना के पीठ पे, क्योंकि चाइना की कुछ और इंटेंशंस हैं, फाइन। चलिए, ये सब फैक्ट है जो हमने डिस्कस कर लिया, सब डिस्कस कर लिया, ठीक है, कर लिया है, पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ लेना एक बार, फाइन। सो ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड मैप है, यू कैन सी, एंड इट विल गिव यू अगेन थोड़ा सा बेटर आइडिया, फाइन। सो अगेन इट्स कहीं ना कहीं ट्राई जंक्शन पे आ जाता है, जो एरिया किसका था, डोकलाम वाला इशू था, वो यहीं पे भी कहीं ना कहीं ट्राई जंक्शन पे आ गया है। सो दैट इज द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, फाइन। ठीक है, सेकेंड इशू इज द सुस्ता रीजन। सुस्ता रीजन अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे है, हाँ यहीं पे ही होगा कहीं, गोरखपुर के आसपास, फाइन। सो इसमें क्या हुआ, चेंज ऑफ कोर्स बाय द गंडक रिवर इज द मेन रीजन फॉर डिस्प्यूट इन द सुस्ता रीजन। गंडक बिहार में आके कहाँ मिलती है? बीपीएससी क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइन। गंगा में नहीं मिलती, किस जगह पे मिलती है गंडक? बिहार में थोड़ी ना, प्रयाग, शायद वेस्ट चंपारण में आके मिलती है मोस्ट प्रोबेबली, फाइन। चलिए, सो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि रिवर मैंने कहा ये नई रिवर्स होती हैं तो अपना कोर्स फ्रिक्वेंटली चेंज करती हैं, बिकॉज क्या है ये नई रिवर्स हैं, फ्रिक्वेंटली कोर्स चेंज करिए, तो गंडक कभी और कहीं हुआ करती थी, अभी कहीं और आ गया, तो सुस्ता रीजन अगेन बिकेम द पार्ट ऑफ द कंडीशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो इसमें भी वही है, पंची नदियां पवन के झोंके, इनको बाउंड्री का पता नहीं होता,
सो ये क्या करेंगी, कहीं ना कहीं कोर्स चेंज कर देंगे, कोर्स चेंज करेंगी तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। फाइन, चलिए। सो लेट अस ट्राई टू सी कि नेपाल का स्टैंड क्या है, इंडिया का स्टैंड क्या है, जो हमने वैसे भी डिस्कस कर लिया, बट अगेन पढ़ लेते हैं। सो नेपाल का स्टैंड क्या है, काली रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ लिम्पू दरिया नॉर्थ वेस्ट ऑफ द लिपुले, ये इनका कहना है। Thus Kalapani and the Limpu Darya and the Lipule all fall in the east of the river and part of the Nepal's Dachula district, ये इनका कहते हैं कि हमारे डाचुला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है ये। लिपुले was deleted from the country's map by the kings to get favors from India, इन्होंने कहा कि किंग ने कांड कर दिया था, हमने कुछ नहीं किया, किंग को कुछ फायदा था क्योंकि किंग को क्या आर्म्स वार्म चाहिए था, तो उन्होंने हटा दिया। The territory of Kalapani was offered to India by King Mahendra after the 1962 India-China war, who wanted help India's security concern due to the perceived lingering Chinese threat, तो उन्होंने कहा कि आपके किंग ने हमें हेल्प करी थी, जनरली किंग आर क्लोजर टू इंडिया। फाइन, Kalapani was not part of the Nepal-India dispute, it was Nepal's territory that the king has allowed India to use temporary, उन्होंने कहा टेम्पररी टाइम के लिए आपने लीज दे रखा था और आपने इसको हथिया लिया। The new map is in fact a document that was in circulation for the Nepal till 1950s, उन्होंने इनका स्टैंड है। फाइन, now let us try to see इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया कहते हैं कि काला रिवर ओरिजिनेट इन द स्प्रिंग वेल बिलो द लिपुले पास एंड द सिगोली ट्रीटी डज नॉट डिमार्केट द एरिया नॉर्थ ऑफ दीज स्ट्रीम्स। कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज आपको उस टाइम समझा दिया, अदरवाइज लिखना होगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा। फाइन, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द 19th century also shows that the Kalapani was on the Indian side and the counted as the part of the पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। तो इंडिया का क्या कहना है, ये पिथौरागढ़ का पार्ट है, तुम कहाँ से ये सब कर रहे हो और अब बंद करो ये सब काम। फाइन, ये इनका कहना था, बट ओरिजिनल रीजन कुछ और है। नेपाल को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, नेपाल को बस इंडिया को परेशान करने का मतलब है और परेशान करने के चक्कर में ये सारा चीजें कर रहे हैं। फाइन, चलिए। इंडिया क्या कर रही है एफर्ट्स टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट, इंडिया क्या कर रही है कि इन 1980s द टू साइड सेट अप द ज्वाइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप टू डिलिनिएट द बाउंड्री, हमने किया हुआ है, ऐसा नहीं है डिस्प्यूट का हमें पता था, हम लोग क्या करते हैं मिल बांट के सॉल्व कर लेते हैं, लड़ाई वड़ाई नहीं करने की बात करते हैं। द ग्रुप डिमार्केटेड एवरीथिंग एक्सेप्ट कालापानी इन द सुस्ता रीजन, इन्होंने कहा कि सब कुछ तो हो गया, जो ज्यादा डिस्प्यूट है कालापानी सुस्ता का उसको डिमार्केशन किया ही नहीं। ऑफिशियली नेपाल ब्रॉट द इशू ऑफ कालापानी बिफोर इंडिया इन 1998, both sides agreed to demarcate the outstanding area including Kalapani by 2002 at the prime minister level talk held in 2000, बस that has not happened yet। ये ऑफिशियल पोजीशन है, जो ऑफिशियल स्टैंड है उसका वो ये है। फाइन, सो दीज आर द इशू विद द बॉर्डर डिस्प्यूट, आई होप बॉर्डर डिस्प्यूट भी हो गया आपका। फाइन फाइन, सो अब देखिए कि इश्यूज, लार्जर इश्यूज क्या 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 है। तो बेसिकली यदि आप एंटी इंडिया रियोट्रिक अप्लाई करते हैं तो इट पेज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी होता है, सब जगह डेमोक्रेसी में होता है, डेमोक्रेसी में लार्जली दो पार्टी का रूल होता है, जनरली होता है इंडिया जैसे कंट्री में या फिर नेपाल जैसे में। नेपाल में भी दो है, दैट इज वन इज प्रो नेपाल, वन इज द प्रो चाइना, सेकेंड इज द प्रो इंडिया, नन ऑफ द पार्टी आर प्रो नेपाल, बेसिकली इट इज ऑल्सो अ डिजास्टर। फाइन, इंडिया में लार्जली दो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, सबके अलग अलग स्टैंड होते हैं। तो उनको क्या होता है कि यदि वो डिस्प्यूट वगैरह क्रिएट करेंगे ना तो इंडिया कहीं ना कहीं उनको पैसा देती है। फाइन, और इंडिया चाहती है कि इंडिया के भी तो बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे, इंडिया के भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, इंडिया के बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ पे काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जानते हैं, वो कहते हैं कि जानबूझ के उठा लेते हैं ताकि हमको कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए। दैट यू रिकॉल दिस ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी। तो आप इतना एस्केलेट कर देते हैं कि आपको कहीं ना कहीं, या फिर सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द चाइना, सबके अलग अलग स्ट्रेटेजी हैं, इनका यही स्ट्रेटेजी है कि हम कहीं ना कहीं एंटी इंडिया कार्ड प्ले करते रहते हैं ताकि कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमें कहीं ना कहीं कंसेशन दे रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दैट इज द लार्जर इशू। फाइन, इसलिए वो ये सब गेम खेलते रहते हैं, इसलिए वो लोग ये सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बदमाशियां। फाइन, चलिए। द रूलिंग क्लास ऑफ नेपाल हैज फेल्ड टू डिलीवर इन टर्म्स ऑफ द वेलफेयर मेजर्स दैट इट इज सपोज्ड टुवर्ड्स द पीपल। फाइन, a simple excuse then is given, India is responsible for some issues that as the border dispute is picked and India is visualized। हम भी क्या करते हैं, कुछ भी होता है तो पाकिस्तान की बजा देते हैं। इंडिया में कुछ भी दिक्कत हुई, ठीक है ना, चलो पकड़ो पाकिस्तान को, बोल दो अरे ये तो ये कर रहा है, हमारा इंडिया को बहुत खतरा है, देश खतरे में। पाकिस्तान भी यही करता है। सो व्हाट आई फील कि करेंट गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज हेल्पिंग एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज नेशनलिज्म समथिंग दैट बाइंड्स पीपल। मैंने बताया था चाइना में क्या हुआ था, चाइना में भूखमरी हो गई थी, तो माओ ने क्या किया, इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, अटैक किया तो चाइना जो डिसइंटीग्रेशन के कगार पे थे वो यूनाइटेड हो गई। द सेम गोज विद एनी कंट्री जहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। फाइन, तो वो क्या कहते हैं, नेशनल कार्ड खेलते हैं,
अच्छा, भारत बोल रहा है सुगौली संधि का एक खंभा घाघरा नदी के किनारे मेरे गांव के एक पास ही गड़ा गया। बिल्कुल सही, आप फोटो भेज दीजिएगा तो आई विल बी हैप्पी टू सी भरत जी। सही बात है। फोटो भेज देंगे ना, अपने व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मैं शेयर कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। सो मुझे कोई परेशान नहीं करता व्हाट्सएप पे। ठीक है ना। सो वही कहीं ना कहीं आप यदि एंटी इंडिया स्टैंस खेलते हैं तो यूनाइटेड हो जाते हैं, और आपने ब्लॉकेट भी कर दिया है। ऑलरेडी जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो और ज़्यादा ग्रेविएट हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका सादा का सादा फायदा क्या होता है, उनको वोट भी ज़्यादा मिलते हैं, वोट ज़्यादा मिलेंगे तो वो रूल में आ जाएंगी, रूलिंग पार्टी बन जाएंगी। तो इसलिए ओली ने क्या कहा था, ट्राई टू रिकॉल, पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि जो अभी कोविड शुरू हुआ था तो उसने कहा कि इंडियन स्ट्रेन जो है वो काफ़ी खतरनाक है। भाई आया है कोविड चाइना से, फाइन, इंडिया इज ए विक्टिम, बट स्टिल ओली इज सेइंग कि नहीं, जो इंडियन स्ट्रेन है बहुत खतरनाक है, चाइनीज स्ट्रेन बहुत माइल्डर है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट ए इन्वायरमेंट। अभी ओली कुछ कह रहा है तो सब लोग उसकी मानते हैं, लोग कहते हैं नहीं नेता कोई जी बोल रहे हैं। तो लोगों में जो पढ़े लिखे कम लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं अल्टीमेटली होके एंटी इंडिया स्टैंड हो जाता है, वोट इनको बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स ज़्यादा। और नेपाल की तो पॉलिटिक्स इज वेरी बैड, वेरी बैड, इट्स ए फ्रैक्चर्ड पॉलिटिक्स। इंडिया की पॉलिटिक्स ऑल्सो बैड, बट स्टिल वी हैव समथिंग। हम लोग उतने जाहिल लोग नहीं हैं, वहाँ तो और भी लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, प्लस काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ भी होता है तो गुरखा, हम लोग गुरखा ऐसे करते हैं, पहाड़ों पे लेकर तैयार होते हैं, अपने घर को जला देते हैं। पाकिस्तान में ये अक्सर होता है। हुआ है कहाँ पे, पेरिस में कोई कार्टन बना है और जलाया किसको गया, पाकिस्तान वाले खुद को जला लिया उन्होंने। याद कीजिए वो वाला है जिसमें एक बंदे की बिहेडिंग भी हुई थी पेरिस में, शार्ली हेब्डो। शार्ली हेब्डो पेरिस में हुआ है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हुआ, और पाकिस्तान वाले ने अपने दुकानों को ना भी जला दिया। व्हाट इज द पर्पस? बेवकूफ़ है ना, तभी तो। फाइन, बलूचिस्तान में भी कहीं ना कहीं ये सारा इशू कहीं ना कहीं होते रहता है, वो सब इट इज टू ऑब्वियस। फाइन, चलिए। सो इंडिया परसीव नेपाल टू बी टिल्टिंग टुवर्ड्स द चाइना अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर केपी ओली एंड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। Despite the open border between both the countries, the people-to-people contact level of distrust in the Nepal about India have only increased. Because हमने भी कुछ गलतियां करी हैं, इसका हमें नुकसान हुआ है, फाइन, उसका नुकसान हुआ है, और विल सी कि कैसे उसका नुकसान का फायदा किसको मिलता है, चाइना को मिलता है, फाइन, चाइना को मिलता है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट आई वांट टू शो यू, फाइन, थोड़ा सा बोरियत कम हो जाएगा, बिकॉज आई होप कि कैन यू सी कौन है ये, तभी तो इंडिया पीछे रह जाती है। फाइन, सो चाइना ने जानबूझ के अपने बहुत ही एबल डिप्लोमेट, ऑल्दो सी इज प्रिटी बाय एनी स्टैंडर्ड, फाइन, बट सी इज डिप्लोमेट, सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कारण क्या हुआ है, इंडिया और चाइना के रिलेशन में जो भी इश्यूज हुआ है इसके पीछे ये है, फाइन। सो इसलिए मैंने दिखा दिया आपको, थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि क्या होता है, तो इंडिया को भी कुछ करना चाहिए ऐसा, फाइन। सो अभी क्या हुआ है, लेट अस ट्राई टू पॉन्डर अपॉन द प्रो चाइना टिल्ट ऑफ नेपाल, एंड इससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। सो द इंडियन गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ द मदेशी एजिटेशन एंड सो फॉल आउट इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग ब्लॉकेट कैन बी डायरेक्टली लिंक टू द चाइना ग्रेविंग द अपॉर्चुनिटी टू इनहांस इट्स रिलेशनशिप विद द नेपाल। जो मैंने कहा था, सनू वेट्स मनु का डायलॉग याद कीजिए, वो यहीं पे एग्जैक्टली उन्होंने अप्लाई किया है, कंधा दे दिया है नेपाल को, कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने उसका ब्लॉकेट कर दिया, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। चाइना इज बिल्डिंग ए रीजनल इंटरनेशनल पोर्ट इज पोखरा, ठीक है ना। इट इज द सेकेंड बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय चाइना इन नेपाल। मोर ओवर द चाइनीज लैंग्वेज इज ऑल्सो गेटिंग मोर पॉपुलर इन द नेपाल। वो चाइनीज वाइनीज ही पढ़ रहे हैं अच्छे से। चाइनीज यूनिवर्सिटीज आर इंक्रीजिंग बिकम द प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉर द नेपालीज स्टूडेंट। अदर देन द सॉफ्ट पावर, China has also used its economic diplomacy to project itself as a non-interfering neighboring by the welcoming new constitution of the Nepal. उन्होंने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, बस नोट किया था और उन्होंने क्या किया, वेलकम किया। दोनों में ये फर्क था, वेलकम जो करेंगे उनके लिए क्या आपके ज्यादा सेंटिमेंट्स हो जाएंगे, फाइन। It was perceived as a savior when it hesitated to supply 1.3 million liters of the petrol to Nepal as grant in aid assistance during acute fuel shortage in Nepal due to the irregular supplies from the Indian side. जो ब्लॉकेट किया था इंडिया ने, इसका असर ये हो गया था कि उसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक के प्लेन को फ्यूल नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने मोस्ट ऑफ द प्लेन्स जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है सब कैंसिल कर दिया, या कहता था कि आप यदि नेपाल आ रहे हैं तो अपने साथ फ्यूल भी लाइए, क्योंकि नेपाल में फ्यूल ही नहीं था। भाई फ्यूल तो आपको भरवाना ही पड़ता है ना, कहीं से भी आ रहे हैं फ्यूल तो भरवाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा या तो यू कैरी योर ऑन फ्यूल और प्लीज डोंट कम।
तो ये असर हो गया। तो इसी बीच में क्या हुआ, कंधा देने के लिए तैयार हो गया नेपाल, चाइना, और उसने पैसा भी दिया प्लस फ्यूल व्यूल भी पूरा खाना पीना सब पहुंचाया कहाँ, नेपाल में। तो आम जनता जो काफी परेशान थी इंडिया के स्टैंड से, वो अब क्या होगी, प्रो चाइना हो जाएगी। प्रो चाइना हो जाएगी तो जो पार्टी है वो उसको कैटर करेगी और वो फिर पावर में आ जाएगी। पावर में आएगी तो फिर क्या होगा, मधेशियों के साथ फिर ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू व्हाट, मधेशी से। फाइन, सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, वेरी वैक्स्ड इशू इट इज दैट। फाइन, चलिए। China is also agreed to reconstruct the damaged Nepal-China trade route and open new trading points for easy supply of goods. China has allowed resumption of the Kantpur Rasa bus services after 11 years. तो इन्होंने जितने भी काम करने थे वो सारे काम कर दिए। जो रेल लिंक्ड, क्योंकि चाइना को कभी, नेपाल को कभी लगता नहीं था कि ये सब हो सकता है, तो इंडिया पे डिपेंडेंट थी लार्जली। उनको लगा कि ये सब होगा नहीं तो क्यों चाइना की ओर देखें। फाइन, और वो लार्जर, हमारा लैंग्वेज भी एक जैसा है, कल्चर, फूड कल्चर बहुत एक जैसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग चाइना के साथ नहीं रहते हैं, इंडिया के साथ ही रहते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा। बट यहाँ पे इंडिया ने 2015 में कांड कर दिया, कांड के कारण हमारा काफ़ी नुकसान भी होता है। फाइन, उस टाइम में कहीं ना कहीं ये हु युनकी जो है, जो चाइनीज डिप्लोमेट है, उनको डिप्लॉय किया गया था वहाँ पे 2018 के आसपास। मतलब इससे पहले भी कहीं ना कहीं वो लिंक थी। उसके बाद देखिएगा तो रिलेशन काफ़ी ख़राब होते जाए, जब से ये आई हैं इंडिया और नेपाल का रिलेशन बहुत ख़राब हो गए, बहुत ख़राब हो गए। फाइन हाँ बाबू भैया There could be three major reasons for the revision of the China's stance vis-a-vis Nepal. Let's try to ponder. Fine. First, over a period of time, China has improved its capacity in terms of the technological progress and economic growth to feel confident to extend support to the Nepal across the Himalayas. Fine. Second is the China wants to use its flexi power as a vision of President Xi Jinping to disseminate Chinese value and re-establish China's image as an international level. And third is China did not want to lose this opportunity when it perceived that India's influence was in decline. Now let us try to understand कि क्या issues है actually और क्या हो सकता है इसका solution. It is the issue that Nepal is sliding fast into the lap of the China. But now let us try to understand that is the actual situation of the Nepal. ये नेपाल है, फाइन, हमने पहले डिसाइड किया था, डिस्कस किया था, दैट इज द हिल एरियाज। फाइन, ये क्या है, दैट इज द हिमालय, हाईलैंड हिमालयाज। यहां के आगे चाइना शुरू होता है, यहां पे हिल्स है, और यहां पे क्या है, प्लेन्स है, जिसको तराई एरिया बोलते हैं। हाँ, ये तो ऑलमोस्ट शिवालिक ओनली। फाइन, लेकिन इसका भी डिवीजन है ना, हाईलैंड हिमालयाज हैं, उसके बाद चाइना शुरू होता है। फाइन, देखिए कितना भी वो पास चले जाए चाइना के, बट ज्योग्राफी, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट वी कॉल ना, कि लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज अनरिलेंटिंग। मैंने बार बार बोला, यू कांट डिफाई दिस लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। तो वो उनके पास तो जा रहा है, बट ज्योग्राफी क्या कहती है कि हिमालय को क्रॉस करना इज वेरी डिफिकल्ट। आप रोड्स भी बना रहे हैं तो इट्स कॉस्ट समथिंग यू, प्लस एयर थिनिंग होती है, थिंग्स आर नॉट दैट हॉस्पिटेबल ओवर देयर, क्योंकि वो बहुत हाइट पे है, बहुत सारे इश्यूज हैं, एक्सीडेंट्स बहुत होंगे, इन्वायरमेंटल को बहुत नुकसान होगा। ऑल्दो चाइना कैन डू एनीथिंग, चाइना कैन बिल्ड, बट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं, क्या नहीं है, दैट्स द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यदि किया जाए तो चाइना का जो नेचुरल बाउंड्री है वो बहुत स्ट्रांग है विद द नेपाल। नेचुरल बाउंड्री स्ट्रांग होने के कारण क्या होगा कि अंदर रोड्स बनाना, रेलवेज बनाना या कुछ भी बनाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एट द सेम टाइम जो नेचुरल बाउंड्री ऑफ द नेपाल विथ इंडिया इज वेरी ठीक ठाक, ओपन है, ओपन भी है, प्लस ज्योग्राफिकल टेरेन इज ऑल्सो वेरी स्मूथ, प्लस नियरेस्ट पोर्ट दैट इज द कोलकाता पोर्ट बहुत कम डिस्टेंस पे है काठमांडू से। एट द सेम टाइम चाइना का जो नियरेस्ट पोस्ट है वो बहुत दूर है, 1500-1600 किलोमीटर दूर है नेपाल के लास्ट बॉर्डर से, उतना दूर है, प्लस आपको हिल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तो कॉस्ट काफी स्केलेट हो जाती है। जो एक अंडा यदि नेपाल से आता था वो यदि कॉस्ट 50 रुपया करता है नेपाल में, तो वही अंडा इंडिया से यदि आएगा तो हार्डली इट विल कॉस्ट 5 रुपीज। फाइन, ऑल्दो चाइना इज गिविंग कंधा टू नेपाल, बट इट इज नॉट ए वाइबल कंधा, रीजन बीइंग कि कॉस्ट स्केलेशन इज देयर। अल्टीमेट फायदा किसको होगा, नेपाल को ही होगा, सॉरी चाइना को ही होगा, क्योंकि उसका तो सामान भी बिक रहा है ना। डिस्टर्बेंस कोई बात नहीं, इग्नोर। तो क्या होगा फाइनली, जो नेपाल के पास ऑप्शन है दैट इज मोर वाइबल कि वो इंडिया से अच्छे रिलेशन रखे,
और इस चीज को चाइना ने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया था। उन्होंने ही कहा था ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग यू फॉर द टाइम बीइंग अल्टरनेट रूट, बट डोंट लीव इंडिया इन, डिजर्ट मत कर दो इंडिया को, बिकॉज उनको भी कहना था कि मैं तुम्हें 50 रुपये का अंडा दे रहा हूं, तुम्हारे लोग तो खरीद ही नहीं पाएंगे अंडा। चाइनीज अंडा 50 रुपये का, इंडियन अंडा 5 रुपये का। सो नेचुरल आदमी मिल रहा है उनको अंडा, लेकिन इट्स वेरी फॉर द प्रिविलेज क्लास ओनली, आम आदमी तो खा ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, लोगों को लगा प्रैक्टिकल नहीं है। सो नेपाल इंडिया से लड़ाई कर सकता है, मसल फ्लैक्सिंग कर सकता है, बट डिपेंडेंसी लार्जली नेपाल की इंडिया के ऊपर ही है। फाइन, ये नेपाल को भी पता चला, चाइना को भी पता चला। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन इट, कि नेपाल अंडर द ओली गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू कम टू ए वन सॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि ये सब समझ लिया उन्होंने, अभी बहुत असर्टिव होकर भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, वोट मिल जाएगा बट गवर्नमेंट भी तो चलानी है। गवर्नमेंट में यदि 50 रुपये का आप अंडा बेचेंगे तो गवर्नमेंट चलेगी नहीं। फाइन, सो वो गिर ही जाएगी। सो ओली का कहना था कि नेपाल वांट टू एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द टू लार्ज कंट्रीज, दैट इज द चाइना एंड द इंडिया। उन्होंने क्या कहा, सो नेपाल इज द पहले बफर कंट्री, यही है ना। अब ओली का कहना था कि ये बफर कंट्री नहीं रहेगी नेपाल, वो करिए वी विल बिकम द लिंक कंट्री। सो वो करें चाइना, ये इंडिया इधर है, फाइन, और ये हो गया आपका लाल, वी आर ब्लीड ब्लू, फाइन। सो वो कह रहे हैं कि वी वांट टू बिकम ए लिंक कंट्री बिटवीन द नेपाल एंड चाइना रादर देन वी रिमेन द बफर कंट्री। क्या इसका, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। हाँ, उसका क्या फायदा होगा, नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, देयर इज अ ट्रेड ऑफ, नुकसान भी होगा फायदा भी होगा, देयर इज प्रोपोंडर ऑफ। एक एक करके देखते हैं, अच्छे से सोचते हैं। पहला कंडीशन है दैट इज द बफर कंट्री, इसका नेपाल को क्या नुकसान है। बेसिकली यदि बफर कंट्री है तो ना तो चाइना चाहेगी डेवलपमेंट करना नेपाल में, ना तो इंडिया चाहेगी, क्योंकि वो चाहती है कि भैया ये बफर ही रहे। भाई बफर रहेगा तभी तो इंस्टॉलेशन होगा बिटवीन द चाइना एंड इंडिया, नहीं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा और चाइना कभी भी इंडिया में आ जाएगी, और चाइना को भी तो डर है इंडिया का, इंडिया भी कभी चाइना चली जाएगी। फाइन, सो बफर कंट्री का नुकसान क्या होता था, नेपाल में कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि ये बस बफर ही रहे, लड़ाई ना हो, कुछ इशू ना हो, इंटीग्रेशन ना हो। तो बफर कंट्री का नुकसान नेपाल को हुआ। नाउ दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस डिसएडवांटेज इनटू देयर एडवांटेज। अब वो कह रहे हैं कि नेपाल और इंडिया का इंटीग्रेशन हो जाए, तब क्या फायदा होगा। वो तो है, इश्यूज तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, वो तो है, जितनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ेगी उतनी इश्यूज कम होंगे। पहला बात कि नेपाल में डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज एग्जैक्टली तो नेपाल का ये सोचना है कि हमारे यहाँ तो रोड वोड है नहीं, तो हमारी रोड नेपाल बना देगी, और थोड़ा बहुत बचा जो इंडिया भी बना देगी, इंडिया भी बनाती है, खूब पैसा दे दी है, वी हैव सीन इंडिया से। तो ये नेपाल का कहना है। प्लस आप और एक चीज और सोचिए, और भी लेट अस ट्राई टू पॉन्डर अपॉन मोर द थिंग्स, छोटी छोटी चीजें। अब चाइना से इंडिया कोई ट्रक जा रही है, नेपाल की टेरिटरी से होकर जा रही है, टैक्स मिलेगा नेपाल को, बैठे बिठाए क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। नेपाल गरीब देश है, रोड बन गई, टैक्स भी आ रहा है, टूरिस्ट भी आएंगे। अब भाई ट्रक वाला खाना तो खाएगा, चाइनीज ही खाए, इंडिया वाला भी रोटी ही खाए, बट खाएगा तो ढाबा कौन चलाएगा वहां पे, नेपाली। तो ओली ने ये गेम खेला, ओली ने कहा कि वो वी वांट टू बिकम ए लिंक कंट्री बिटवीन द चाइना एंड नेपाल। बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, सॉरी चाइना एंड इंडिया, बातें अच्छी लग रही हैं, बट डू यू थिंक इट इज इम्प्लीकेबल ऑन द ग्राउंड। क्या नुकसान है इंडिया को, क्या नुकसान है इससे, एग्जैक्टली। सो अब इंडिया क्या कहती है कि हम बेसिकली इट इज द एक्सटेंसिव वर्जन ऑफ द रोड एंड बेल्ट पॉलिसी। यदि कह रही कि लिंक बनाएंगे तो कौन बनाएगा लिंक, चाइना ही बनाएगा ना, इंडिया तो जाएगा नहीं पूरा रोड बनाने के लिए, क्या मतलब इंडिया को। और चाइना चाहती है कि बेल्ट एंड जो रोड लिंक है वो इंडिया तक आ जाए, बिकॉज जितना उसका बेल्ट एंड रोड वाला एक्सटेंसिव होगा उतना उसको फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% रिजल्ट इनटू द रिटर्न ऑफ 70%, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, 70 या 40%। तो उनका ये कहना है कि
यदि ऐसा हो गया तो हमें फायदा ज्यादा होगा। तो इस गेम में बेसिकली फायदा सबसे ज्यादा चाइना को हो रहा है, फाइन, और नेपाल को हो रहा है, इंडिया को बहुत कम फायदा हो रहा है। प्लस इंडिया का असर्शन है किसके ऊपर, सीईपीसी प्रोडक्ट, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया हैव ऑब्जेक्टेड टू दिस। सो इंडिया का कहना है कि तुम सीपीईसी कैंसिल करो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, और चाइना वो कभी करेगी नहीं, बिकॉज चाइना इज हैविंग मलक्कन डायलेमा। चाइना ने कर दिया तो क्या, इंडिया उसको कभी भी धोखा दे देगी, जैसा चाइना ने इंडिया को धोखा दिया था। सो वो क्या करेगी, सीपीसी बंद करवा के मलक्का में उसको चोक कर देगी, और चाइना क्या होगा, घुटनों पे आ जाएगा। सो ना इंडिया के लिए भी कुछ समझ में आ रहा है, ना चाइना को कुछ समझ में आ रहा है, फाइन। सो दे आर ओनली डूइंग हिट एंड ट्रायल। अब मोदी जी भी हैं, मोदी पीछे रहेंगे नहीं इन सब बातों में। यदि ओली कहेगा कि हम लिंक कंट्री बनाना चाहते हैं, तो मोदी जी क्यों पीछे रहेंगे? मोदी जी ने कहा कि हम हिट करेंगे। क्या करेंगे? व्हाट इज हिट? मोदी जी गए थे नेपाल, उन्होंने कहा कि वी विल हिट, बोलते वी विल मेक हाईवेज, विल मेक इंफॉर्मेशन वेज, एंड वी विल मेक टेक्नोलॉजी वेज दैट विल इंटीग्रेट इंडिया एंड चाइना, सॉरी इंडिया एंड नेपाल मोर। बोला क्यों तुम रोड एंड बेल्ट के चक्कर में पड़े हो? तुमको पता है कि चाइना वाले क्या करते हैं, तुमको फंसा देंगे, ठीक है ना, तुमको क्या करेंगे, फंसा देंगे, डेप ट्रैप तुम्हारे ऊपर बहुत कर देंगे, तुम्हारे देश को बेच देंगे, हम लोग हिट करेंगे तुम्हारे ऊपर, हाईवेज बनाएंगे हम तुम्हारी तरफ, हम लोग इन्फॉर्मेशन, इंडिया इज सुपर पावर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी आर नोन एज द बैकयार्ड, वी आर नोन एज द वन ऑफ द सुपर पावर ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइन। एंड फिर टेक्नोलॉजी में भी वी आर लाइक स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है। सो मोदी जी कह के आ गए। लेकिन व्हाट इज द इंडियाज इशू, कि इंडिया बोलती ज्यादा है करती कम है। इंडिया का इशू हमेशा से रहा है, हमने शुरू से कहा कि वी विल मेक सार्क एंड वी विल डू दिस, विल मेक बीबीआई एंड वी विल डू इट। बोल देते हैं, प्रोजेक्ट सब जगह शुरू करते हैं, एक्सिक्यूट नहीं करते हैं। दिक्कत इंडिया के ये साथ है, पहला तो पॉलिटिकल विल नहीं है, दूसरा पैसा भी नहीं है, दोनों चीजें हैं। पैसा भी हो तो जैसे चाइना के पास इस खूब पैसा, तो दे कैन डू इट, प्लस पॉलिटिकल विल तो है ही उनका, बिकॉज एक ही पार्टी है वहां रूल करती है, दैट इज द सीपीसी, दैट इज चाइना, सॉरी दैट इज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी, दैट रूल्स ओवर देयर। इंडिया में तो बहुत सारी पार्टीज आएंगी, बीजेपी की कुछ और पॉलिसीज होंगी, कांग्रेस की कुछ और होंगी। बीजेपी कहेगा कि नहीं हमारे रिलेशन इसराइल के साथ अच्छे हो, कांग्रेस कहेगी नहीं हमारे पास फिलिस्तीन के साथ अच्छे रिलेशन हो, और बीच में इंडिया की पूरी डिप्लोमेसी फंस जाती है, पता नहीं चलता किसके साथ अच्छे रिलेशन रखने हो। तो डिप्लोमेट्स क्या करते हैं, उधर भी थोड़ा फैला के रखते हैं, इधर भी थोड़ा फैला के रखते हैं, गवर्नमेंट चेंज होगी तो देख लेंगे, फाइन। सो वो कभी भी सारे एग्स को एक पाले में नहीं रखते डिप्लोमेट्स, तो क्योंकि उनको पता है ना गवर्नमेंट बदलेगी पॉलिसी चेंज होती है, तो इंडिया की कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज में। तो इंडिया, मोदी जी बोल के तो आगे हिट, बट अभी भी एक भी प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट नहीं हो पाया ऑन द ग्राउंड। बोलना इज समथिंग एंड करना इज, तो नेपाल को ये फील हो गया कि दे टॉक मोर डू लेस। एट द सेम टाइम चाइना का सबसे अच्छी चीज है कि दे नेवर टॉक, दे ओनली डू। वो कुछ नहीं बोलेंगे, कभी भी कुछ कर देंगे, दे डू एंड दे डू इट्स लाइक रथलेसली, बहुत दबा के करते हैं जब भी करते हैं। सो नेपाल को गेम ये लग रहा है कि लेट अस गो टुवर्ड्स द चाइनीज सेक्शन और चाइना की तरफ जाए, बट डू यू थिंक अगेन इट्स अ वाइबल फॉर द नेपाल? अभी मैं आपको बताता हूं कि क्यों वाइबल नहीं है और क्यों एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां पे काफी राइप हो चुकी है। दिमाग है, पैसा नहीं है, वही मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, दैट इज गुड, ठीक है ना। दिमाग है, पैसा नहीं है ना, और पैसा नहीं होता तो आपके पास दिमाग के ना, आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। दिमाग करके भी एक गरीब आदमी कितना भी इंटेलिजेंट, वैसे जनरली होते नहीं, इंटेलिजेंट आदमी गरीब नहीं होते, बट अगेन होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं फिर भी वो गरीबी में रहते हैं, बिकॉज पैसा इज समथिंग, मनी बिगेट्स मनी, ऐसे कहते हैं ना, पैसे से पैसा निकलता है, पैसा ही नहीं उनके पास, तो सोच के भी क्या करेंगे। सो पैसा आ जाएगा तो सोच भी हो जाएगी, उनका ये कहना है कि डेवलपमेंट हो जाए मेरा किसी तरह, देन वी विल डिस्कस कि क्या कर सकते हैं। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल ग्राउंड जीरो सिचुएशन। So we will be discussing ground zero situation, that is अब देखिए नेपाल के लोग हिस्टोरिकली कहां आते हैं, वी हैव सीन कितने बिलियन नेपलीज, ऑलमोस्ट कितना 13 बिलियन ऑलमोस्ट, मतलब ठीक ठाक नेपलीज इंडिया में आते हैं। एक रफ ले लीजिए तो कम से कम 15 मिलियन नेपलीज आर वर्किंग इन इंडिया, इधर एज ए बहादुर, इधर एज ए चौकीदार, either as a watchman or either in the army or either in anything, fine.
जनरली ये सब काम ही करते हैं, फाइन। सो इंडिया में आते हैं तो सब जगह है, यू गो टू द चंडीगढ़, आई बीन टू चंडीगढ़, माई कुक यूज टू बी द प्लीज, यू गो टू द बैंगलोर, बैंगलोर में यू विल फ्रीक्वेंटली चौकीदार्स एंड द कुक्स आर, यू गो टू द मुंबई, बॉलीवुड में यू विल सी लॉट ऑफ द नेपलीज, यू गो टू द बिहार, फाइन। सो चौकीदार बहुत सारे मिल जाएंगे, या फिर गो टू एनीथिंग, मोमोज बनाने वाले, चाउमीन बनाने वाले, अगेन। सो नेपलीज इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो इंडिया की लैंग्वेज बोलते हैं, भोजपुरी भी बोल लेते हैं, बंगाली भी बोल लेते हैं, मराठी भी बोल लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ रहे हैं, और इंडिया की छोटी छोटी पॉलिटिक्स का उनको सारा कुछ पता है, कि कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, या फिर शिवसेना क्या कहती है, या फिर आरजेडी क्या कहती है, सब उनको पता है। वो बहुत सारे लोग रहते हैं इंडिया में, एक्सपोजर बहुत तगड़ा है, तो इंडिया की खराब खराब बातें वो लोग आके बताते हैं नेपाल में, कि यार ये इंडिया में तो ऐसे लोग हैं, ये क्राइम हो जाता है, हमें ऐसे बोलते हैं, हमें नेपाली बोलते हैं, ठीक है ना, हमें सेक्सिस्ट रिमार्क देते हैं, ये सब भी होता है, बहुत बार होता है, फाइन। तो नेपाल में जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, गांव के लोग जो कभी इंडिया नहीं है, उनका इंडिया के लिए इमेज बहुत खराब बन गया है, इंडिया तो ऐसे ही कचरा है, गंदगी है, ये है, वो है, होता है, फाइन। हमें बहादुर बोल के बोलते हैं, शाप जी करके बोलते हैं, सो उनको कहीं ना कहीं वो बोलते हैं वहाँ जाके, ग्राउंड जीरो में क्योंकि बोल रहा हूँ, बिकॉज आई बीन टू दैट प्लेस, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज नेपलीज, फाइन, सो आई हैव ऑल दिस एक्सपोजर। सो ये इंडिया का सिचुएशन, दैट इज द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, फाइन। सो इंडिया के लिए उनका क्या है, दैट इज द इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल एंड अदरवाइज वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इज दैट। सो दे नो अबाउट द निटी-ग्रिटी ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम अभी उनका जो इश्क हुआ है चाइना के साथ, वो नया नया इश्क है, क्या है, नया नया इश्क है। दे नो नथिंग अबाउट द चाइना, लैंग्वेज नहीं पता उनको, कल्चर नहीं पता उसको, फूड कल्चर नहीं पता, सबसे बड़ी बात उनको वहाँ का पॉलिटिक्स नहीं पता। दे नेवर रियलाइज एज ऑफ नाउ कि चाइना ने कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट का वॉयलेशन किया है चाइना में। स्पैरो यदि खा रही है अनाज तो स्पैरो को मार दिया जाता है, उगियर्स का यदि मुस्लिम वो है तो उगियर्स को खत्म कर दिया जाता है, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। बुद्धिस्ट का यदि रिलीजन के ऊपर ज़्यादा इंक्लेशन है तो पूरी की पूरी तिब्बत को ओवरटेक कर लेते हैं, और बस हान कम्युनिटी जो है, हान चाइनीज है, वही डोमिनेंट है वहाँ पे। तो नेपाल अभी जिसका इंटीग्रेशन चाइना के साथ बहुत कम हुआ है, उसको बहुत कुछ लगा, प्लस चाइना भी उसको लॉलीपॉप दिखा रहा है, स्काई क्रीपर्स दिखा रहा है, बीजिंग का फोटो दिखा रहा है, फोटोज भेज रहा है, डेलीगेट्स को बीजिंग घुमा रहा है। बीजिंग तो घुमा रहा है बट बीजिंग के अंदर की गलियों को तो नहीं घुमा रहा ना वो। तो नेपालीज लोगों के मन में ये आइडिया बनेगा कि अरे चाइना बहुत अच्छी जगह है, चाइना में तो यार ऐसी बिल्डिंग्स है, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा मिलता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी अच्छे हैं, बिकॉज देयर इज अ वेरी लेस इंटीग्रेशन ऑफ द नेपाल विद द चाइना। सो कहते हैं ना, प्यार शुरू होता है तो बहुत अच्छा होता है, खटपट एक साल के बाद शुरू होती है, जब तक नहीं जानते, फाइन। सो बाद में पता चलता है अच्छा ये तो टॉवेल गीला करके बेड पे छोड़ता है, या फिर ये तो 2-3 दिन नहाती नहीं है। सो ये सारी चीज़ें पता चलती है जब आप थोड़े से मैच्योर रिलेशन में जाते हैं। सो ये नेपाल का ना भी प्यार जो है चाइना के लिए एकदम नया नया है, सो उनको पता ही नहीं है उनके निटी-ग्रिटीज। प्लस जो बहुत बड़ा बात आपने बोला था, दैट इज अ डेप्थ ट्रैप, इट्स अ वेरी फुटप्रिंट ऑफ द चाइना इज वेरी टू ऑब्वियस, दैट वो डेप्थ ट्रैप कराते हैं और सारा का सारा कंसेशन ले लेते हैं। So although they are having very huge or deep pocket, but ultimately they are least concerned about the development in the Nepal. They are more concerned about their own economic prospect plus their own economic hegemony in the South Asia. Or to just to counter India, they can do anything. They are doing frequently this in the Sri Lanka. And ये कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी पता है, ऐसा नहीं पता है, बट अभी उनके पास ऑप्शन है। मैंने कहा ना, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो ऑप्शन नहीं है, प्लस आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर रखा है, आपने तो क्या किया, आपने पास से पहले फेंक दिए, तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि नेपाल पास चला जा रहा है। प्लस आपने देखा कि ज्योग्राफी भी इंडिया को ज़्यादा फेवर करती है विज़ावी नेपाल, करती है ना, क्योंकि उसके पोर्ट ही उसका 3000-4000 किलोमीटर दूर है, काफ़ी कॉस्ट एस्केलेट हो जाता है। इंडिया का बस बगल में 1200-1300 किलोमीटर में, तो इस कॉस्ट काफ़ी कम रहता है, पास भी है, लैंग्वेज भी एक दूसरे से बोलते हैं, इंटीग्रेशन भी बहुत तगड़ा है, फाइन। वी हैव द बिजनेसेस इन द नेपाल, नेपाल के लोग यहाँ के बिजनेस करते हैं। सो अल्टीमेटली नेपाल के पास ऑप्शंस हैं अभी, दे कैन एक्सप्लोर, बट व्हाट आई सी कि आने वाले नेक्स्ट 10 और 12 ईयर में दे विल बी हैविंग नो ऑप्शन। जो श्रीलंका का हाल हुआ है, अल्टीमेटली इंडिया के पास आना पड़ रहा है उनको, बिकॉज उनको भी तो काउंटर करना है किसी को ना, चाइना को। चाइना धमकी देगा तो इंडिया के पास आएगा, पापा पापा बचा लो। नेपाल का भी कंडीशन है वाला, तो बेटर सेंस प्रिवेल्स कि नेपाल शुड स्टार्ट इंप्रूविंग देयर रिलेशन विद इंडिया
That is the option before the Nepal. Otherwise, their situation will be and their fate will be like the Sri Lanka or the other countries or the Maldives or any country और दी बहुत ही जितनी भी है उनका ये कंडीशन होगा. दैट इज द लार्ज एस्पेक्ट. राइट. सो इंडिया को भी ना कहीं कैटर करना चाहिए नेपाल के सेंटिमेंट्स को. बिकॉज देखिए कोई भी देश छोटा बड़ा नहीं होता. सेंटिमेंट्स नेशनलिज्म सबके पास होती है. आप बहुत बड़े हो सकते हैं, नेशनलिज्म की सेंटिमेंट नहीं हो तो कुछ फायदा नहीं है. आप बहुत छोटे हो सकते हैं इसराइल की तरह, बट नेशनल का सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है, तो आप 6-7 कंट्रीज को 6-7 दिनों में हरा सकते हैं. फाइन. सो नेपाल में जो गुरखा कम्युनिटी है, दिस वेरी फियर्स फाइटर, दे आर वेरी नेशनलिस्ट पर्सन. सो यू डोंट जस्ट टेक देम कैजुअली, यू नीड टू टेक केयर ऑफ देयर फीलिंग्स एज वेल. और ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो प्रोटेस्ट है वी कैन सी कि ओनली फॉर द अगेंस्ट द इंडिया. सिंस वी आर रीडिंग अबाउट द इंडिया नेपाल रिलेशन, दैट्स व्हाई वी आर पॉन्डिंग मोर अपॉन द इंडिया नेपाल थिंग्स. बट जैसा हमारा रिलेशन डिस्प्यूट बाउंड्री डिस्प्यूट है नेपाल के साथ, वही नेपाल का चाइना के साथ भी है. एंड द सिमिलर काइंड ऑफ द प्रोटेस्ट इज ऑल्सो गोइंग इन द नेपाल अगेंस्ट द चाइना. बट द थिंग इज द मीडिया कवरेज ऑफ दिस इज वेरी स्मॉल, बिकॉज उनको चाइना वाले पैसा दे देते हैं, मुंह चुप करा देते हैं. फाइन. सो मुंह चुप करा, प्लस अभी नया नया है सब कुछ, तो भी कहीं ना कहीं अभी चाइना एक्सपोज नहीं हुआ है नेपाल में. तो हमें लगता है कि सारा का सारा इशू इंडिया के साथ ही है. I have seen the photos and videos of the people protesting against the map done by मतलब created by the China. Again artificial creation होता है मैप का चाइना का. तो again in the Nepal I have seen a lot of the video. So basically मुद्दा सारा ये है कि जो कोर सेंटिमेंट है नेपालीज को, उसको आप हर्ट मत कीजिए. You don't resort to economic blockade and all. Dialogues should be preferred. On confidence building measures should be there between the India and Nepal. Plus do whatever you preach, कहते हैं ना, preach and the practice. There should be no these should be not delineated. They should be in sync. आप कहते हैं हिट कर रहे हैं तो हिट कीजिए भी. आप हाईवेज नहीं बना रहे हैं, बोल के क्या फायदा होगा. बोल के बस अच्छा लगेगा, एक दिन कवरेज आएगा, आपको 2-4 लोग बोल देंगे, आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो सब आपको गालियां ही देंगे. हमने देखा कि बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है इंडिया नेपाल का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, वो कहीं ना कहीं स्टॉल्ड है. तो उसका क्या हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है. एट द सेम टाइम चाइना कर रही है इस सब चीज़ों को, तो उसका विजिबल है. जो विजिबल होगा लोग उसको अच्छी बात बोलेंगे. दैट इज द ओवरऑल वे फॉरवर्ड विज नेपाल इंडिया रिलेशन. फाइन. सो एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट में कुछ बच गया है तो, ऑल्दो यही है सारा, टेक्स्ट में कुछ और नहीं है, बट अगेन देखता हूँ कुछ बच गया है तो. ये हाँ, तो दे डोंट लुक ना एज, डिप्लोमेट है यार, और डिप्लोमेट बहुत सेंसिटिव पोजीशन पे गई है वो. सो अगेन आप हिली लोगों में एज का पता नहीं चलता, बिकॉज खाना पीना. ऑफ द ट्रैक में बता रहा हूँ, ऑफ द ट्रैक बता रहा हूँ ये बात. ऑल्दो दीज आर द ओनली रूमर्स. सो ऑफ द ट्रैक इट इज वाइडली रूमर्ड दैट सी हनी ट्रैप्ड केपी ओली. फाइन. सो केपी ओली को ट्रैप कर लिया, और उसके लिए ही केपी ओली इतना एंटी इंडिया रियोट्रिक्स करता है. अगेन दीज आर नॉट कन्फर्म, बिकॉज अगेन ये कन्फर्म कोई कर भी नहीं सकता. अगेन इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ ना कुछ इनपुट्स दे रही हैं जिसके अगेंस्ट ये लग रहा है, इसलिए इसको इंस्टॉल भी किया था. नॉर्मल होते तो दे कांट डू दिस बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर. बट वी नेवर नो कि क्या है एग्जैक्टली, बट रूमर्स. फाइन. हाँ, एक मैं ये भूल गया था. तो चाइना ने भी एक सजेशन दिया था, नेपाल का तो हो गया, दैट नेपाल वांटेड टू बिकम ए लिंक कंट्री बिटवीन द इंडिया एंड, और इंडिया का अलग पोजीशन है. नेपाल ने क्या कहा कि 2+1 डायलॉग मैकेनिज्म करते हैं. फाइन. नेपाल का कहना था, सॉरी चाइना का कहना था कि 2+1 डायलॉग मैकेनिज्म क्या है, दैट इज ऑफर्ड बाय द चाइना, जो शायद मैंने बताया भी होगा आपको. बताया था क्या किसी और क्लास में, फिर मैंने शायद इसको दिया. सो इंडिया इज हैविंग वेरी बिग स्टेक होल्डिंग, दैट इज ऑफ द $3 billion इन द अफगानिस्तान, इन द ट्यून ऑफ $3 billion. एंड चाइना इज हैविंग बिग स्टेक होल्डिंग इज द नेपाल, बिकॉज दे वांटेड टू मेक दिस वन बेल्ट वन रोड सक्सेसफुल. क्यों बनाना चाहता है नेपाल को? हाँ, नेपाल में वन बेल्ट वन रोड क्यों बनाएंगे? नहीं, वो तो टैक्स, तो उनके लिए टैक्स मैटर नहीं करेगा. हाँ, नेपाल में क्यों बना रहे वन बेल्ट वन रोड? पहला इज द इंडिया के मार्केट को कैटर कर लेंगे.
ये तो हो गया। जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ट्राई टू थोड़ा सा डिस्कस, ट्राई टू दिमाग में क्रिएट कि नेपाल के बॉर्डर किस किस कंट्रीज के साथ रिलेट हो रही हैं। उतना नहीं, भूटान के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। सो वन इज द बांग्लादेश, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज द आसियान। सो वाया नेपाल दे वांटेड टू रीच टुवर्ड्स द आसियान। उनका लार्ज विजन है आसियान जाना, क्योंकि आसियान इज वेरी रिच कंट्री, आसियान्स कंट्रीज आर वेरी रिच। तो आसियान पहुंच गए ना, उनका पैसा बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिक्री हो जाएगा, सामान बिक्री हो जाएगा। सो नेपाल में उनका इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि वो आसियान जाना चाहते हैं, प्लस उनका कहीं ना कहीं एक और रूट बन जाएगा, तो मलक्कन डायलेमा के ऊपर और उनका डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। सो इंडिया को ऑफर किया था कि वी कैन हैव गुड रिलेशन इन द अफगानिस्तान एज वेल एज इन द नेपाल। उन्होंने कहा कि लेट अस ट्राई टू मेक ए गुड और विन विन सिचुएशन वेयर इन वी विल सपोर्ट यू इन अफगानिस्तान, इन टर्न यू विल हैव टू सपोर्ट अस इन द नेपाल। वो उनका ऑफर था, एंड दैट इज द ऑफर गिवन बाय द चाइनीज गवर्नमेंट टू इंडियंस। बट इंडियन ने रिजेक्ट कर दिया। इंडियन ने कहा नहीं, तुम्हारा लार्जर गेम मुझे पता है। प्लस अब सिचुएशन तो चेंज हो गई, 2021 में अफगानिस्तान में तो अब चाइना आ गई है ऑलमोस्ट, बिकॉज चाइना ही है, पाकिस्तान मीन्स चाइना। तो अब इंडिया के पास नेपाल भी गया और अफगानिस्तान भी गया, दोनों जगह नहीं है ना इंडिया। तो इंडिया कहीं ना कहीं लूज कर गया, इंडिया को यहाँ कहीं ना कहीं कर लेना था। फाइन, सो दिस आर वाई देयर इज नो ऑप्शन बिफोर द नेपाल। हमने डिस्कस कर लिया है सारा, डिस्कस कर लिया। देयर इज नथिंग टू मोर डिलिबरेट, का टाइम भी हो ही रहा है ना। ये that we can do, that we can share the environmental datas, river datas and all, so that we can make dams and all. So trade we can again beef of the trade, security we can enhance, हम लोग बना सकते हैं। फाइन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर सकते हैं। बुद्धिज्म इज अ लिंक बिटवीन द, प्लस हिंदुइज्म इज अ लिंक बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल, दैट व्हेन वी कैन डू, दैट इज द वे फॉरवर्ड, एक्चुअली वे फॉरवर्ड बिटवीन द इंडिया। और ये सब आपको पता है, देयर इज नथिंग लाइक कि मैं आपको कुछ नया बताऊं। फाइन, सो that is all on. There is a way forward, that there is a set pattern of the Nepal flashing the China card more frequently in recent past. So neighborhood policies vis-a-vis India and China are changing. India therefore has to deal with its immediate neighbors with prudence and sensibility and ensure that they are not alienated. Fine. Nepal must act as a bridge between two rising nations and help bring the cooperation, prosperity and peace in the region. That is the way forward that you can quote in your answer, and that will suffice your answer. So try to recall now first question जो मैंने दिया था, क्या लिखवाया था? Fine. So 2 मिनट में उसको डिस्कस कर लेता हूँ, what should be the, ठीक है ना। So ऑनलाइन देखता हूँ, भरत बोल रहे हैं कि हमें भी अनऑफिशियली, हमें भी चीन के सियानजिंग और तिब्बत में कुछ हंगामा करवा। देखिए ये हम करा सकते हैं चीन और तिब्बत में, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं सियानजिंग और तिब्बत में उतने स्ट्रांग नहीं है। सो इंडिया ने यही किया ना भरत, की अपने जो कार्ड्स थे वो खोले नहीं वहाँ पे। सो यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, दैट इज दलाई लामा का कार्ड। तो दलाई लामा के कार्ड को आपने बस अपने पास रख रखा है, उसको कभी यूज़ ही नहीं किया है। तो आपने यूज़ नहीं किया तो आप वो रखे रखे खराब हो गया है एक्चुअली। प्लस आपके रिसोर्सेज नहीं है, यू डोंट हैव द स्पाइस और यू डोंट हैव द डायरेक्ट लिंक बिटवीन द तिब्बत और द जियांजिंग में। जियांजिंग में तिब्बत में आपके एजेंट्स नहीं हैं, आपके पास उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, आपकी पहुंच बहुत ही लिमिटेड है, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तिब्बत में। प्लस चाइना बहुत बड़ा हो गया, तो आप डायरेक्ट चाइना को हिट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली यू कैन हिट चाइना। आप सबसे बेटर काम कर दीजिए कि आप CPEC, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके ऊपर आप हिट कर दीजिए। आपने जिस दिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर हिट किया तो चाइना बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि आप मलक्का में उसको चोक कर सकते हैं। फाइन, सो मलक्का में यदि आपने चोक कर दिया उसको, तो यहाँ पे भी वो क्रिपल्ड हो जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं तिब्बत में इनरोड मिल जाएगा। बेसिकली आपको इकोनॉमिक हिटिंग करनी होगी नेपाल की, चाइना की। यू डोंट हैव द अदर ऑप्शन विज़-विज़ नेपाल, सॉरी चाइना। सो क्वेश्चन क्या था जो मैंने शुरुआत क्लास में कराया था? सो आपको एक आंसर लिखना होगा, तो क्या क्या लिखेंगे इश्यूज एंड चैलेंजेस में? लार्जर इश्यूज क्या क्या है? तो पहला हो गया बॉर्डर डिस्प्यूट,
दैट इज द दूसरा। हाँ भाई, नहीं वो तो बाद में करेंगे ना। एक हमें इश्यूज हैं क्या क्या अभी पहले हैं? क्वेश्चन क्या लिखा था? नेपाल ना, तो चाइना कहाँ आ गया? इश्यूज एंड चैलेंजेस, और क्या है दूसरा? बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं सर, दूसरा कैन वी से ट्रेड डिस्प्यूट, 1:10 रेशियो का जो, दैट इज द ट्रेड। सॉरी, सो इतना पढ़ के भी ना आंसर नहीं ले पाओगे तो कोई फायदा नहीं है, तो मैं क्वेश्चन अब लिखवाया भी करूंगा। 1:10 in favor of the India, fine. So there is a BOP crisis, balance of payment, not power. पावर भी है लेकिन पेमेंट ट्रेड है ना, तो और थर्ड वी कैन से दिस, वो बहुत जेनरिक हो जाएगा, वेरी स्पेसिफिक जो हमने डिस्कस किया है। वी हैव नेवर डिस्कस दिस वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो आप कहिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन द, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसमें आप ये सब बताएंगे दैट इज कैसे इसको अफेक्ट कर रही है, एंड अल्टीमेटली इंडिया और नेपाल के बीच का इशू बन गया, दैट इज। उसके बाद क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस दैट नेपाल का ओपन बॉर्डर पोजेस। सो ओपन तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट में नहीं आएगा, बॉर्डर इसमें काला पानी डाल आएगा, फाइन। सो दैट इज द पोरस बॉर्डर। और कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस? बहुत बड़ा एक आप लोग मिस कर रहे हैं। ये तो आपने मिस ही कर दिया, याद कीजिए, लव ट्रायंगल बिटवीन इंडिया चाइना। सो चाइना कार्ड, फाइन। सो चाइना कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो ये सारा इशू है, नहीं तो होता ही नहीं। आप चाइना को माइनस कर दीजिए तो देयर इज नो बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल पर से, देयर विल बी नो ट्रेड क्योंकि उनका 144 रेशियो है, फाइन। कॉन्स्टिट्यूशन वो ऐसा बनाते ही नहीं ना, फिर कोई पोरस बॉर्डर का इशू होता, क्योंकि फायदा बॉर्डर तो हमारा पोरस भूटान के साथ हुई है। भूटान में क्यों नहीं हमारा क्रिमिनल्स जाते हैं? बिकॉज दे आर प्रो इंडिया रिजीम, फाइन। सो लार्ज इशू है, दैट इज द लव ट्रायंगल, दैट इज बिटवीन द बेसिकली इंडिया, चाइना एंड नेपाल। दैट इज मेजर डिस्प्यूट, मेजर इशू बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। एंड फाइनली यू कैन से कहीं ना कहीं इंडियन डिप्लोमेसी। So what are the issues with the Indian diplomacy? So we have seen कि इंडिया ने क्या किया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया था नेपाल का, विदाउट कैटरिंग इनटू इट्स कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि चाइना आप इनरोड कर लेगी कहाँ पे, नेपाल में, और फाइनली इससे आपको नुकसान हो जाएगा, फाइन। ये आप लार्जर इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं नेपाल विज़ावी इंडिया, फाइन। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? सो हम कुछ कुछ कंसेशन देना शुरू करते हैं, ट्रेड बैलेंस, फाइन। सो ट्रेड वाला तो हमने कर दिया, दैट वी शुड बी गिविंग देम फ्यू इंसेंटिव, मींस कि नेपाल के प्रोडक्ट को इंडिया में भी कहीं ना कहीं किया जाए, फाइन। एक हमने मिस कर दिया, दैट इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा इशू है इंडिया और नेपाल। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग मिस कर दिया। इशूज एंड चैलेंजेस हमने देखा तो अरुण 3 प्रोजेक्ट प्लस एक प्रोजेक्ट दो फंसा हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फंसा हुआ है क्योंकि क्या मैंने कहा था, नेपाल का पोटेंशियल इज ह्यूज बट यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल इज वेरी खराब बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी इन द पॉलिटिक्स, फाइन। सो ये हमने मिस कर दिया था, फाइन। सो पहला तो हो गया ट्रेड, थोड़ा सा आप कम कीजिए उनको, कुछ कंसेशन या तो फ्री ट्रेड कर दीजिए, बिकॉज वी डोंट हैव उतना टेंशन, फाइन। तो ये कर, उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट में क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड है, सलामी स्लाइसिंग, सलामी स्लाइसिंग टेक्निक ऑफ वी कैन अडॉप्ट, बट इट इज नॉट इंडियाज नेचर टू डू ऑल दीज थिंग्स, ये इंडिया के नेचर में नहीं है।
सो बॉर्डर डिस्प्यूट को हम लोग एमिकेबली रिजॉल्व कर सकते हैं. वी कैन रिजॉल्व यूजिंग क्या, डायलॉग्स, दैट वी कैन डू. डायलॉग्स इज बेस्ट थिंग ना. चलिए, हिट, दैट विल बी इन द वे फॉरवर्ड. हिट वी कैन डू, दैट विल इन द वे फॉरवर्ड कि आप हिट कर दीजिए. पहले डायलॉग कीजिए, प्लस यू शुड बी इन्वेस्टिंग मोर इन द नेपाल. टाइम यू विल मोर इन्वेस्ट इन नेपाल, आपके लिए सेंटिमेंट्स फिर से क्रिएट हो जाएंगे जो आपका वो आप देखिए, आप लोग जाइए फिर आप लोग, मैं हो मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, मैं नहीं कर सकता ये सब तो ये आप लोग कर सकते हैं. फाइन. तो आप लोग सजेस्ट दे सकते हैं. फाइन. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करा सकते हैं? मोर इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन, ये कर सकते हैं. पोरस बॉर्डर में इट इज इंडियाज ड्यूटी टू मेक इट थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि ये आपकी गलती की पोरस बॉर्डर आपने रख रखा है. नहीं, आप स्क्रूटनी बढ़ा दीजिए, चेकिंग करने लगिए. फाइन, वीजा मत कीजिए, चेकिंग करने दोनों. देयर इज टू वर्ड्स. हाँ, there are two words, one is porous border and second is the open border. What is difference between porous border and open border? मैंने porous border लिखा था इसलिए, और इसके साथ porous border है. क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों जगह वीजा नहीं लगेगी, लेकिन वन इज ओपन बॉर्डर, सेकेंड इज द पोरस बॉर्डर. व्हाट इज डिफरेंस? नहीं, अपने मन से नहीं मतलब तो वही निकलता है सर. नहीं, देखिए, ओपन बॉर्डर मींस, ये भी छोटी बात है लेकिन हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, आप लोग मत करना. ओपन एंड पोरस. पोरस बॉर्डर मींस कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज वहां नहीं होंगी. ओपन में, ओपन बॉर्डर में एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं होंगी. मींस वहां के क्रिमिनल्स हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हमारे क्रिमिनल्स वहां नहीं जाएंगे. इट मींस लार्जली थिंग्स आर गुड. सो भूटान के साथ वी हैव ओपन बॉर्डर्स बिकॉज वी डोंट हैव एनी अनवांटेड एलिमेंट दैट इज इन्फ्लेटेटिंग इंडिया, और इंडिया के लोग वहां नहीं जा रहे. एट द सेम टाइम पोरस बॉर्डर इज देयर बिटवीन द इंडिया, नेपाल और इंडिया एंड द बांग्लादेश बिकॉज ऑफ द, मैंने देखा था FCIN, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, और क्रिमिनल्स, माओइस्ट, फाइन, कैटल ट्रेडर्स, फाइन, या फिर वहां से स्मगलिंग होती है लोगों का. फाइन, दे यूज ऑल, प्लस ISI का फुटप्रिंट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इसलिए कहा जाता है नेपाल के साथ हमारा पोरस बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर नहीं है. बोथ आर डिफरेंट. फाइन. सो इस पोरस बॉर्डर को या तो आप ओपन बॉर्डर बनाइए, फाइन, या फिर आप क्या कीजिए, स्क्रूटनी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए. यू नीड टू स्क्रूटनाइज ईच एंड एवरी पर्सन सो दैट डिटरेंस कैन बी देयर. और इसके कारण क्या होगा, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी को हम लोग मेंटेन करके रख पाएंगे. फाइन. तो ये हो गया. एंड व्हाट यू कैन डू विद दिस लव ट्रायंगल एंगल. सो इधर यू इंटरेस्ट इधर बढ़ा दीजिए या फिर उनका इंटरेस्ट उस पर घटा दीजिए, ये भी तो कर सकते हैं आप. तो कोली को हटा दीजिए ना, ओली को हटा के वहां पे अपनी टाइप का ओली लगवा दीजिए, ये भी कर सकते हैं ना. तो वो दैट इज योर कॉल कि आप कैसे करेंगे. बेसिकली यू नीड टू काउंटर चाइना इन द नेपाल. कैसे भी कीजिए, दैट इज योर. इंटरनेशनल रिलेशन में मोरालिटी नहीं होती, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज द नेशनल इंटरेस्ट. और नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो करना है वो कीजिए. इफ यू कैन रिजॉर्ट टू हनी ट्रैपिंग, डू दिस थिंग एज वेल. इट इज, बट लिखिएगा मत. फाइन, मैं कह रहा हूं बस. फाइन, लिख मत दीजिएगा. सो बोलने और करने में होते हैं. वी हैव डन द इकोनॉमिक ब्लॉकेट, क्योंकि पाकिस्तान के हमारे साथ डिपेंडेंसी नहीं है ना. हाँ, डिपेंडेंसी बहुत कम है ना. पाकिस्तान की हमारे पास डिपेंडेंसी होती है ना, पाकिस्तान इतना कर ही नहीं पाता कभी. उसकी डिपेंडेंसी नहीं है तो वो अब तो और नहीं करेगा. मैंने बताया था, क्योंकि CPC ही हो गया है तो अब के तो और जरूरत ही नहीं है उसको. इंडिया नीड्स मोर पाकिस्तान नाउ, पाकिस्तान डजंट नीड इंडिया नाउ. फाइन. सो दैट इज द थिंग. और लार्जली वी हैव डन दिस. फाइन. हाइड्रो इलेक्ट्रिक में यू नीड टू प्रीच वॉट एवर यू आर प्रीचिंग, यू नीड टू प्रैक्टिस इट एज वेल. आप बोलते हैं कि हिट करेंगे तो हिट कीजिए. आप कहते हैं प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट कीजिए, जो चाइना करती है. डोंट लीव थिंग्स इन बिटवीन. आप इन बिटवीन लीव करते हैं तो क्या होता है, तो आपकी इमेज खराब हो जाती है, और लोगों के सामने आपके इमेज खराब हो जाएगी तो क्या होगा, वोट भी ऐसे लोगों को मिलेगा जो प्रो चाइना है, और फाइनली आपका उसको असर पड़ेगा. तो आंसर में ये सारा लिखना, लिख के लाना, देना मुझे, चेक करूंगा. फाइन. बिकॉज पढ़ा के भी 1.5-2 घंटे कोई फायदा नहीं होगा तो मतलब नहीं बनता. चलिए, सो लिख के कीजिए. मैं